रीबर्थ ऑफ हार्टलेस डेस्टिनी, एपिसोड 5। अब आगे। कल्याणी हॉस्पिटल, मुंबई। लगभग 1 घंटे बाद राधिका जी कियारा के वार्ड में आई। वो कुछ हल्का खाना लेकर आई थी। राजेंद्र जी कुछ ऑफिस के काम से अर्जेंटली गए हुए थे। वही राधिका जी के साथ कामिनी भी थी। तभी वो लोग जैसे ही कियारा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कियारा का पूरा चेहरा पसीने से लथपथ है। उसकी बॉडी लगभग कांप रही थी। वो अपने हाथ पैर पटक रही थी। वही उसकी ऐसी हालात देखकर राधिका जी एकदम से घबरा गई और कियारा का गाल थपथपाते हुए घबराते हुए बोली, कियारा बच्ची, क्या हुआ है तुम्हें? बच्चे, मॉम यही है। तुम ये क्या हो रहा है तुम्हें? कामिनी देखो ये। कियारा होश में आओ, क्या हो रहा है तुम्हें? डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। वो बहुत पैनिक करने लगी थी कियारा की ऐसी तड़पते और कैप्ते देखकर। कामिनी भी उसकी हालत देखकर डर गई और तुरंत डॉक्टर को बुलाने भागी। राधिका जी अब भी कियारा को उठाने और होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी और लगातार रोए जा रही थी। तभी अचानक से कियारा ने झटका से अपनी आंखें खोली और लगभग रोते और चिल्लाते हुए कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा दम घुट रहा है। प्लीज कुछ कीजिए मॉम। मॉम, ऐसा लग रहा है जैसे चिटिया चल रही है मेरी बॉडी पर। प्लीज हटाइए इसे, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। वही राधिका जी लगातार उनके सर को सहला रही थी और रोए जा रही थी, जिससे कियारा को अब फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था और उनके इस तरीके से रोने से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऊपर से उसे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों की संख्या में कोई उसे किले चुभ हो रहा है। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे कुछ कीजिए ना, जब देखो रोते क्यों रहती हैं आप? आपको दिख नहीं रहा है मैं किस हाल में हूँ? क्या आप अंधी हो गई है? हाँ, दूर रहो मुझसे। वो लगातार राधिका जी पर चिल्ला रही थी। अब उससे बिल्कुल होश नहीं रहा था कि वो क्या और किस टोन में राधिका जी के सामने बात कर रही है। वही राधिका जी एकदम सुन्न हो गई थी। उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गई। उसकी ये बात सुनकर उसकी मासूम बेटी कियारा ने कभी उससे ऐसे और इस टोन में बदतमीजी से बात नहीं की थी, जिस तरीके से अभी वो बात कर रही थी। नहीं बल्कि तो चिल्ला रही थी। वो पहले वाली कियारा लग ही नहीं रही थी जिसे उसने पला है। राधिका जी फिर से उसके करीब जाने की कोशिश की, तभी एकदम से इसी बिच कियारा ने बिना ध्यान दिया उसने झटके से राधिका जी को धक्का दे दिया, बहुत जोर से, जिससे वो कुछ दूर जाकर गिरी और उनका सर जोर से टेबल के साइड वाले हिस्से से टकरा गया और इसी के साथ उनकी चीख निकल गई। अब जाकर कियारा को होश आया कि उसने अपनी तकलीफ में क्या दिया है, लेकिन फिलहाल उसे अपनी तकलीफ ज्यादा बड़ी लग रही थी। तभी एकदम से उसके शरीर में जैसे दर्द की एक लहर दौड़ गई, जैसे उसका शरीर अंदर से जल रहा हो और इसी के साथ उसकी चीख निकल गई और वो जोर जोर से रोने लगी। ये बर्दाश्त के बाहर था। तभी वार्ड का दरवाजा झटके से खुला और नर्स और डॉक्टर के साथ कामिनी अंदर आए और कियारा के ऐसे हालात देख के सब घबरा गए थे। वो चीजें एक हाथ से ही इधर उधर फेंक रही थी, बिल्कुल एक पागल की तर्ज। तभी राधिका जी के कराहने की आवाज आई तो सबका ध्यान उस तरफ गया। कामिनी जी तुरंत उनके पास पहुंचे और उन्हें संभलते हुए सहारा देकर उठाया। भाभी, ये सब कैसे हुआ? और कियारा इतना इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? ये क्या हो गया है उसे? राधिका जी तो खुद सदमे में थी। वो क्या ही बोलती कि ये क्या हुआ, जब कियारा उस पर चिल्ला रही थी और जब उसने उसे धक्का दिया तो राधिका जी के दिल में अजीब सी टीस उठी। वो नहीं समझ पा रही थी फिलहाल ऐसा क्यों और क्या हुआ। वो कुछ नहीं बोली, बस उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वही सभी डॉक्टर और नर्स कियारा के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी और चीजें फेंक रही थी, जिससे सभी डर गए थे। पर हिम्मत करके जल्दी से कियारा को पकड़ा और नर्स ने तुरंत उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, जिसे देखते ही देखते कुछ देर में ही कियारा बेहोश हो गई। तब जाकर सबने चैन की सांस ली। कामिनी ने चिंता भरी आवाज में डॉक्टर से पूछा, ये कियारा ऐसे क्यों कर रही थी डॉक्टर? क्या उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था? डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये इतना दर्द जिसमें लोग पागलपन करने लगे, ये थोड़ा स्ट्रेंज था। उन्होंने बस इतना कहा कि हो सकता है कि वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई, लेकिन उनकी बातें और चेहरे के भाव मेल नहीं खा रही थी। उन्होंने राधिका जी के चोट को देखकर नर्स को कुछ इशारा किया और वार्ड से बाहर चले गए। अंडस्को कुछ देर बाद राजेंद्र जी भी अब तक आ गए थे। उन्हें भी सब कुछ पता चल चुका था कि कियारा ने किस तरह रिएक्ट किया, लेकिन राधिका जी ने उन्हें कियारा के बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्हें लगा शायद वही कुछ ज्यादा सोच रही है।
राजेंद्र जी ने जब उसके चोट के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ चुट कह दिया कि उन्हें धक्का लग गया था और वो गिर गई, जिससे राजेंद्र जी थोड़ा परेशान हो गए। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। तभी एक नर्स ने आते हुए कहा, आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं, उन्हें होश आ रहा है। वही वार्ड के अंदर धीरे धीरे कियारा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने हल्का धुंधलापन था। तभी उसे राजेंद्र जी की आवाज सुनाई दी, अब कसीए हो प्रिंसेस, ठीक लग रहा है ना, दर्द तो नहीं हो रहा ना? वो बारे आराम से पूछ रहे थे। कियारा का ध्यान अब राजेंद्र जी फिर राधिका जी पर गया। वही डॉक्टर भी मौजूद थे। कियारा ने सबको देखते हुए फिर से वही अपने पुरानी वाली अपनी आवाज में मासूमियत घोलते हुए धीरे से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा है। जिससे सबने राहत की सांस ली। वही उसका जवाब सुन डॉक्टर के एक्सप्रेशन अजीब हो गए, क्योंकि जिस तरीके से कियारा ने रिएक्ट किया था उस समय और अब जैसे वो रिएक्ट कर रही है बिल्कुल ऑपोजिट है, और वियर्ड भी। उसकी हालत देख डॉक्टर ने दोबारा रिपोर्ट और टेस्टा किए थे, लेकिन रिजल्ट में सब कुछ नॉर्मल था। वही डॉक्टर के बगल में जो नर्स थी उसने धीमे से डॉक्टर से कहा, सर मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, पर ये लड़की बहुत अजीब और दो चेहरे वाली लड़की लगती है। फिर डरते हुए धीमे से कहा, सर कहीं इसके अंदर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कोई आत्मा का साया वगैरह, क्योंकि ये कहीं से नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लगती है मुझे। डॉक्टर ने घूर कर उस नर्स को देखा तो वो तुरंत चुप हो गई। लेकिन वही डॉक्टर के चेहरे पर हल्की घबराहट आ गई, जो वो सोचना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि ये उनके प्रोफेशन के खिलाफ था। लेकिन कहीं सच में ये लड़की के अंदर कहीं ऐसा वैसा कुछ। इतना सोचकर ही उसने तुरंत अपना दिमाग झटका। लगता है नर्स की बातें सुन मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। उसने मन ही मन खुद को समझाया और एक जबरदस्ती किए मुस्कुराहट के साथ कियारा का चेकअप किया और एक पोलाइट स्माइल के साथ राजेंद्र जी की तरफ मुड़ते हुए कहा, मिस्टर राठौर, अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। कहकर वो जल्द से जल्द यहाँ से खिसक लिए। पता नहीं ये पागल लड़की कहीं फिर से उस पर सामान ना फेंकने लगे। वही राजेंद्र जी को डॉक्टर का बिहेवियर कुछ अजीब तो लगा, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कियारा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रिंसेस, डैड अब आपको घर लेकर चलेगी, ठीक है, थोड़ा इंतजार करिए, मैं अभी आया। वही कियारा ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया, लेकिन उसको दिमाग कहीं और ही घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना भयानक दर्द कैसा था उसका पूरे बॉडी में, क्योंकि वो दर्द सच में बर्दाश्त के बाहर था और अब उसे लग ही नहीं रहा था कि उसे कुछ हुआ भी है। वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि उसने राधिका जी से सामने अपना रियल चेहरा दिखा दिया था। वो उसके इमेज के लिए ठीक नहीं था, कहीं राधिका जी उसे प्यार करना कम न कर दे और उसकी जगह उस मनहुष अनामिका को न दे दे। वही अनामिका का ख्याल भार से वो कांप गई। उसे एकदम से उसका खौफनाक चेहरा याद आ गया, जब उसने राधिका जी से सिर्फ माफी मंगवाने के लिए उस पर कितने बेदर्दी से बिना कोई रहम किए उसका हाथ मरोड़ा था, जैसे वो कोई सामान हो। उसने बहुत गुस्सा आ रहा था और मन में नफरत और बदले की आग जलने लगी। वो अब जल्द से जल्द अनामिका से अपनी एक एक इंसल्ट का बदला चुन चुन कर लेना चाहती थी। हल्की घर जाने में उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अनामिका को ऐसे खुलेआम घर में रहने नहीं दे सकती थे, ये उसके लिए नुकसानदायक था। उसने तुरंत सामने देखा जहां राधिका जी उसकी चिंता कर रही थी। वार्ड में वही थी कामिनी को एक कॉल आ गया था, जिसे अटेंड करने वो बाहर चली गई। वही कियारा ने एकदम से उसने अपने एक्सप्रेशन चेंज किए और रोते हुए कहा, मॉम, आई एम सॉरी। ये चोट आपको मेरी वजह से लगी ना, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। आई एम सॉरी मोम, पता नहीं मुझे इतने दर्द में क्या हो गया था, मैं ये पाप कर बैठी। प्लीज मुझे माफ कर दो मोम, कहकर अपने मगरमच्छ जैसे आंसू बहाने लगी। वही उसे रोता देख राधिका जी का दिल पिघल गया। वो तुरंत उसे गले लगाकर उसे कंसोल करने लगी, लेकिन कहीं न कहीं एक अजीब सी कसक उनके दिल में घर कर गई थी। वही उसके गले लगते ही कियारा के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और एक टेढ़ी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गए। वही दूसरे तरफ अनामिका आराम से चेयर पर लीन होकर हॉस्पिटल में चल रहे सारी चीजें गौर से सामने लगी स्क्रीन पर देख रहे थे। कियारा के तर्पणे से लेकर उसके शातिर एक्सप्रेशन तक सब कुछ। तभी वहां खड़ा शेरा और उसके साथ एक टॉमबॉय टाइप की लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, जैसे कोई बेकार सा इमोशनल शो देख रही हो। वो भी लगभग 17-18 साल के थे। छोटा सा चेहरा जो थोड़ा सांवला था, लेकिन प्यारा था, कंधे तक के बाल, लेफ्ट आईब्राव पर एक कट
और गले में लंबी सी चैन ब्लैक शर्ट विद जैकेट और रिप्ड जीन्स में एकदम कतिलाना वाली वाइब दे रही थी। उसने एकदम से अनामिका के सामने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, बॉस मैडम, ये क्या तू इस गधेरी हलकट के चलचित्र को देख रही है और कसम से मैं बता रही हूँ, इसमें इतने बकवास एक्शन देखकर मेरा माथा सटक गया है। अब और ये तेरी माँ सच में अजीब है। वही उसकी लास्ट वाली बात सुनकर शेरा की सांसें हलक में अटक गई। उसे अच्छे से पता था कि अनामिका को राधिका जी से रिश्ता जोड़ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो भी माँ कहकर ये बात उसे ट्रिगर करती है, क्योंकि अनामिका के माँ बस एक ही है, सीता जी, और कोई नहीं। उसने डरते हुए अनामिका की तरफ देखा और एकदम से 2 कदम पीछे हट गया। शेरा ने जब सामने बैठी अनामिका के एक्सप्रेशन देखे, तो उसने तुरंत अपने बगल में खदिर लड़की का हाथ पकड़कर जोर से दबाया, जिससे वो लड़की जो अब तक बकबक कर रही थी, वो गुस्से से शेरा को देखते हुए कुछ बोलती कि तभी शेरा ने उसे चुप रहने और सामने देखने का इशारा किया, जिसे वो लड़की यानी मैगी ने जब सामने देखा तो वो घबरा गई, क्योंकि सामने बैठी अनामिका उसे ही अपनी नीली आंखों से घूरे जा रही थी। अब जाकर मैगी को रियलाइज हुआ कि उसने क्या गलती कर दी है। वो एकदम से घबरा कर बोली, सॉरी मैडम बॉस, तू जानती है न, अपन का दिमाग सटक जाता है कभी कभी। माफ कर दो ना, इस शेरा की कसम, अब मिस्टेक नो अलाउड। वही शेरा का चेहरा देखने लायक था। उसने मन ही मन सोचा, ये कमकल लड़की हमेशा मुझे ही क्यों बलि का बकरा बनाती है। उसने गुस्से से दांत भींच लिए और घुरते हुए मैगी को देखा, जो उसे ही अपनी उन मासूम आंखों से मासूम सा चेहरा बनाए देख रही थी, जिसे देख शेरा से सर हिला दिया। मैगी अनामिका के ही एक टीम की मेंबर थे। वो उसकी सीक्रेट स्पाई का काम करती थे। देख के बिल्कुल नहीं लगता था कि वो एक स्पाई भी हो सकती है, लेकिन उसके काम ऐसे ऐसे थे जिसका जवाब नहीं। ट्विलाइट एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में उसने ही अर्जुन को खबर दी थी, या कह सकते हैं यही उसका काम था। अनामिका ने मैगी को देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यस मैडम बॉस, जो हुक्म, कहकर उसने एकदम से सैल्यूट मारा। अनामिका ने उसे इग्नोर किया। वो अच्छे से जानती थी मैगी ऐसे ही थी, एकदम झली टाइप। वो अनाथ थी और रोड से कचरा उठती थी, लेकिन एक दिन उसने जाने अनजाने में अनामिक ने मैगी की हेल्प की थी किसी मिशन के बीच। तब से मैगी उसके पीछे ही पड़ गई कि उसे भी उसके साथ रहना है। बाद में अनामिका ने भी उसे अपनी टीम में हसिस कर लिया। तभी माहौल को हल्का होते देख शेरा ने कहा, बॉस आपको जो इंजेक्शन मिला था वो तो बहुत ही खतरनाक था। तो आपने ये कौन सा इंजेक्शन दिया है कियारा को? वही सवाल सुन मैगी भी अब सीरियस हो गई। उसके मन में भी ये चल रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि भी इस गधेरी कियारा को निपटा दे, लेकिन वो ऐसे कर नहीं सकती थी बिना अनामिका के ऑर्डर के। वो भी थोड़ा क्यूरियस होकर अनामिका को देखने लगी। वही अनामिका ने स्क्रीन की तरफ देखा, जहां अभी अभी पूरा राठौर परिवार कियारा को लेने हॉस्पिटल आया था, लेकिन उसकी नजरें बस कियारा पर थे। उसने उसे देखते हुए शांत आवाज में कहा, पेशेंस शेरा, कभी कभी कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए। और देखते ही देखते उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। वही उसकी स्माइल देख शेरा और मैगी दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अच्छे से पता था इसका मतलब। मैगी ने अनामिका को देखते हुए धीरे से कहा, अपन की ये मैडम बॉस है बड़ी खतरनाक, कब किसकी जिंदगी की वॉट लगा दे किसी को नहीं पता। तभी केबिन का दरवाजा खुला और अर्जुन ने अंदर आते हुए कहा, बॉस ओबरॉय एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से उनके सेवा आ चुके हैं मीटिंग के लिए। अनामिका ने उसे एक नजर देख हल्का सा सिर हिलाया और बिल्कुल प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ खड़े हुई। चेयर पर परा अपना बिजनेस सूट कैरी किया और मीटिंग रूम की तरफ जाने लगी। वही पीछे मैगी अब शेरा को घूर के देखते मुस्कुराते हुए बोली, एक बात बता, आज कैसे लग रही हूँ मैं? वो क्या है ना, आज मेरी एक डेट फिक्स हुई है एक रापचिक छोकरे के साथ। वही अर्जुन जो उसके बगल में था, उसने एकदम से कहा, बड़ी बंदरिया लग रही है इसको। उसके बाद सुन शेरा को भी हंसी आ गई। वही मैगी का चेहरे गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, तू साला, आए साला किसको बोली? मैं तेरा कोई साला वाला नहीं हूँ समझी। ओ गॉड, इस पागल के साथ मेरी भी लैंग्वेज खराब हो गई है, पता नहीं कैसे लैंग्वेज में बात करती है। अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। तभी मैगी ने अपनी गर्दन सीधी करते हुए कहा, मैं तो ऐसे ही बोलेगी, अपन अपने जन्म से ही ऐसे ही बोलती है। बोल क्या कर लेगा तू? और बंदर गधा तू होगा समझा अंडस्को। बड़ा आया मुझे बोलने वाला हो कहकर उसने एकदम से अर्जुन के पैर पर अपना पैर दे मारा और उसे चिढ़ते हुए आगे चल गई। वही अर्जुन ने गुस्से से कहा, पागल लड़की,
आह, मेरा पैर, कहकर बेचारा अपना पैर सहलाने लगा। वही उसकी हालत देखकर शेरा को बड़ा मजा आ रहा था। उसने अर्जुन पर तंज कसते हुए कहा, तेरे लिए वही परफेक्ट है। वो कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर, कहकर उसका कंधा थपथपाते हुए हंसते हुए अनामिका के पीछे भागा। अर्जुन ने दांत पिसते हुए कहा, वो और माई, नो नेवर एवर, इसे अच्छा मैं जहर खा लूंगा, कहकर वो भी मुंह बनाते हुए मीटिंग रूम की तरफ चल गया। अंडरस्को, वही मीटिंग रूम के अंदर कुछ अलग ही माहौल था। सामने वाले चेयर पर बैठा अद्विक एक टाइट फिटेड व्हाइट टी शर्ट के साथ एक लेदर जैकेट पहना हुआ बिल्कुल रिलैक्स बैठा था। वही उसके बगल में नील और रोनी, जो अद्विक का असिस्टेंट था। दोनों ने प्रोफेशनल बिजनेस सूट पहना था, लेकिन वही उनके सामने बैठा ये इंसान, इसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये ओबरॉय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सीईओ है, जो यहाँ कोई मीटिंग के लिए आया है। नील और रोनी दोनों परेशान होकर अद्विक को देख रहे थे और उसे कब से समझा रहे थे। नील ने थोड़े चिढ़े हुए आवाज में कहा, एडविक, मैंने कहा था ना, एटलीस्ट ब्लेजर तो पहन लेते। ये बिजनेस डील है, हम यहाँ बिजनेस डील के लिए आए हैं, न कि कोई कॉन्सर्ट रिहर्सल करने, मेरे भाई। अद्विक अपने मोबाइल की तरफ देखते उसे फुल इग्नोर मारा, और तब से वो यही कर रहा था। वही उसका ये एटीट्यूड देखकर नील परेशान हो गया। और कोई कंपनी होती या किसी और से डील करना होता तो बात अलग होती, लेकिन वो लोग ग्लोबल में बिजनेस डील करने आए था। नील बहुत अच्छे से जानता था यहाँ की सीईओ कितनी क्रूल है। ऊपर से ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं थी, हालांकि ओबरॉय एंटरटेनमेंट भी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में टॉप 1 पर आने वाली कंपनी है। तभी अद्विक, जो अब तक फोन में लगा पड़ा था, अचानक से उसे अजीब सी फीलिंग आने लगी। उसकी धड़कनों की रफ्तार कुछ थोड़ी बढ़ सी गई। मन एकदम से बेचैन हो गया। उसने अपने सीने को हल्का रब किया। नील, जो रोनी से कुछ बात कर रहा था, अचानक से उसकी नजर अद्विक पर पड़ी, जिसके हाव भाव बदले हुए लग रहे थे। अद्विक, सब ठीक है न? नील से गंभीर भाव से पूछा। अद्विक न बस हम में जवाब दिया, लेकिन धड़कने जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा एकदम से खुला। सबका ध्यान उस तरफ चला गया। एक पल के लिए गहरा सन्नाटा वहां कौंध गया। तभी रूम के अंदर सबसे पहले अर्जुन ने कदम रखा, लेकिन अद्विक, वो हरी आंखें तो अब तक दरवाजे पर टिकी थी, बिल्कुल खामोश, गहरी और शांत, पर सिर्फ दिखावे के लिए। अंदर जैसे तूफान चल रहा है। तभी कुछ कदमों की आहट हुई और इसी के साथ एक हल्की पर मजबूत परछाई अपने सड़े हुए कदमों से आती हुई देखी। अद्विक की धड़कने और तेज धड़कने लगी। आंखें बेचैनी से उस ओर देख रही थी और इसी के साथ अनामिका कमरे के अंदर आई। उसके फेस पर एक ब्लैक मास्क लगा हुआ था, फिर भी उसकी खूबसूरती छुपाए नहीं छुप रही थी। उसकी चाल में अलग ही एलिगेंस, एक अलग ही कॉन्फिडेंट, एक अलग ही ऑरा और रॉयल्टी महसूस किया जा सकता था, जो वहां मौजूद सभी लोग अच्छे से महसूस कर सकते थे। लेकिन वहां मौजूद दो लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। वो कोई और नहीं, नील और रोनी थे। दोनों आंखें बड़ी किए अनामिका को देख रहे थे। उन दोनों के मन में एक ही सवाल चल रहा था, ये तो कोई कॉलेज जाने वाली बच्ची है, लेकिन वो तो मिस AR से मिलने आए थे। वही उनके एक्सप्रेशन देख अर्जुन और शेरा दोनों को उनके मन की बात बखूबी समझ आ रही थी। उन्हें थोड़ी हंसी भी आ रही थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था, उनकी बॉस से मिलने वाले गिने चुने लोग अक्सर उन्हें देख शॉक्ड हो जाते थे, क्योंकि थी तो वो 18 साल की ही, ऊपर से उतनी खूबसूरत। इसलिए नील और रोनी का ऐसा रिएक्शन उनके लिए नॉर्मल था। लेकिन वही एक इंसान ऐसा था, जिसकी नजरें एक तक बस अनामिका पर ही टिकी थी। जब से अनामिका आई थी, तब से ही उसकी नजरें उस पर टिकी हुई थी। तभी अनामिका ने सीधे उसकी आंखों में देखा, और उसकी आंखों हल्की छोटी हो गई। वही अनामिका का रिएक्शन देख अद्विक की होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई, और वो एकदम से चेयर पर लीन होकर बड़ी ही बेशर्मी के साथ अनामिका को देखने लगा। अनामिका की ये नीली आंखें जब सामने बैठे अद्विक की गहरी हरी आंखों से मिली, तो उसकी आंखें हल्की छोटी हो जाती है। लेकिन उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए थे। वही अद्विक, जो एक टक अनामिका को घूरे जा रहा था, वो उसके बदलते एक्सप्रेशन को बड़ी ही बारीकी से नोटिस कर लेता है। उसने मन ही मन कहा, हम तो मतलब मेरी तीखी मिर्ची को मैं अब भी याद हूँ, नॉट बैड। ये सोचकर ही अब तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थे और वो एक तक बिना पलके झपकाए मुस्कुराते हुए अनामिका को देखे जा रहा था। वही नील और रोनी दोनों कंफ्यूजन से एक दूसरे को देखते फिर अनामिका को। लेकिन तभी नील की नजरें अचानक अद्विक के एक्सप्रेशन पर पड़ी।
जो बिल्कुल एक सरफिरे आशिक की तरफ मुस्कुराते हुए सामने बैठी अनामिका को हरी आंखों में अलग ही चमक लिए देखे जा रहा था, जो उसके लिए बड़ी झटके से कम नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, क्या मेरी आंखें खराब हो गई है, या इस इंसान का दिमाग, मतलब ये क्या है? ये बोरिंग इंसान आज ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? ऐसे तो लड़कियों से बात तक करने में इसे मौत आती है, और अब कैसे स्माइल किए जा रहा है, पागलों की तरह। आखिर चक्कर क्या है? नील बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था और शक भरे नजरों से अद्विक की तरफ देखने लगा। वही अद्विक के ऐसे एकटक देखने से वहां का माहौल थोड़ा अजीब और अकवर्ड हो गया। शेरा ने मन ही मन सोचा, क्या ये इंसान मरना चाहता है, जो बॉस को ऐसे घुरे जा रहा है? वो मन ही मन सोचने लगा कि कैसे एक बार बस एक इंसान ने ऐसे ही उसकी बॉस को घूर रहा था और फ्लर्ट करने आया था, जिसके बाद वो घुरने के काबिल ही नहीं बचा, क्योंकि अनामिका ने उसकी आंखें ही फोड़ दी थी। ये सोचकर ही शेरा के रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आया। तभी माहौल को थोड़ा अजीब होता देख अर्जुन ने थोड़ा अपना गला साफ किया, लेकिन अद्विक पर कोई असर नहीं हुआ, जैसे अनामिका के अलावा आसपास उसे किसी से लेना देना ही ना हो। तभी अर्जुन ने खुद कमान संभाली और उसने तुरंत अनामिका को अद्विक से इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, बोस ये है मिस्टर अद्विक ओबरॉय, ओबरॉय एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ। फिर उसने अद्विक को थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहा, मिस्टर अद्विक। फिर उसने थोड़ा प्राउडली कहा, और ये है ग्लोबल इंटरप्राइजेस के सीईओ, मिस एआर। वही अब शौक होने की ये बारी नील और रोनी की थी। क्या ये है मिस? सच में ये तो कोई कॉलेज गोइंग गर्ल लगती है। इतनी सी उम्र में इसने अपना खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश्ड कर लिया है। वो दोनों अनामिका को एडमायर करने से खुद को रोक नहीं पाए। वो सच में एक इंस्पिरेशन है। तभी उस माहौल को चीरते हुए अनामिका की सर्द आवाज आई। अनामिका जो अपने वही खतरनाक ऑरा के साथ सामने के चेयर पर बैठी थे। उसने अद्वैत की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में कहा, मिस्टर ओबरॉय, लगता है आपको अपनी आंखें प्यारी नहीं है। सही कहा आपने, मुझे तो अब किसी और की आंखें बड़ी प्यारी लगती है। अद्वैत ने भी शरारती अंदाज में अनामिका की तरफ देखते हुए कहा। अनामिका एक पल रुकी और गहरी नजरों से अद्वैत के आंखों में देखते हुए शांत लेकिन गहरे सटीक आवाज में कहा, कभी कभी प्यारी चीजें खतरनाक भी हो सकती है, जरा संभल कर मिस्टर ओबरॉय। उसने मिस्टर ओबरॉय पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया, जैसे बातों ही बातों में वार्निंग दे रही हो। अद्वैत ने आराम से अपने अपने कंधे थोड़े लुस किए और टेबल की तरफ थोड़ा झुकते हुए अपनी दोनों कोहनी को टेबल पर टिकते हुए अनामिका की तरफ देखते हुए बेशर्मी के साथ कहा, वैसे मुझे खतरों से खेलना काफी पसंद है, और जब खतरा इतना दिलकश हो तो फिर क्या ही कहने। उसकी बातें सुन एक पल के लिए अनामिका की आंखें हल्की सख्त हो गई, और अब वो लगभग अद्वैत को घूर रही थी। कमरे का टेम्परेचर अचानक थोड़ा गिर गया। वहां मौजूद सभी उस इंटेंस माहौल को फील कर सकते थे। शेरा और अर्जुन दोनों के चेहरे पर टेंशन ने जगहरी बना ली। तभी अनामिका ने अद्वैत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सार्काज्म के साथ कहा, वैसे प्रोफेशनलिज्म काफी अच्छा मेंटेन करते हैं आपने। नहीं। उसके बातों में एक तंज था, जो एडविक भी बखूबी समझ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपनी राय बहुत जल्दी बना लेती है मिस्टर ओबरॉय, आई डोंट थिंक सो कि आपको डील की नीड है, सो डोंट वेस्ट माई टाइम, यू मे लीव नाउ। अनामिका ने सर्द लहजे में कहा। उसकी आवाज में एक अथॉरिटी थी, जो हमेशा से बिजनेस करते समय रहती है। वो कोई ऐसी इंसान नहीं थी जिसे कोई भी कुछ भी कहे तो वो सुन लेगी। अगर अद्वैत के जगह कोई और होता तो अब तक यहाँ उसकी लाश पड़ी होती, पर पता नहीं क्यों वो अद्वैत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वही उसकी बात सुन अद्वैत ने मन में कहा, उफ क्या एटीट्यूड है, बिल्कुल जानलेवा। मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, लगता है मेरी स्पार्कल को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए तो थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता हूँ मैं। फिर उसने अपनी पिठ सीधी की और बिल्कुल प्रोफेशनल टोन में जो इवेंट वो लोग साथ में ऑर्गेनाइज करने वाले थे उसके बारे में डिस्कस करने लगा। वही उसके सडनली बिहेवियर चेंज को देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। अद्वैत के बोलने का तरीके, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बिल्कुल एक नंबर एक बिजनेसमैन की तरह कवर हो गया। उसकी प्रीसेंस एक अलग है स्ट्रांग और पावरफुल वाइब दे रही थी, जिससे देख अनामिका भी इम्प्रेस हो रही थी। लग ही नहीं रहा था कि ये वही इंसान है जो अभी अनामिका के साथ खुलेआम फ्लिर्ट कर रहा था। लगभग 2 घंटे तक मीटिंग चली। अद्वैत के आइडियाज और प्लान सच में इम्प्रेसिव थे। ऐसे ही वो नंबर एक बिजनेसमैन नहीं था और तब जाकर डील फाइनलाइज्ड हो गई।
तो अब हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो क्या आप मतलब एक काफी तो बनती है। अद्विक ने एक हल्की नटखट मुस्कान के साथ अनामिका से पूछा। नॉट इंटरेस्टेड, कहकर अनामिका तेज कदमों से रूम से बाहर निकल गई। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। पूरी मीटिंग के दौरान अद्विक की नजरें सिर्फ उस पर थी, और जिस तरफ की शिद्दत भरी नजरों से वो उसे देख रहा था, जो उसके बर्दाश्त के बाहर था। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट फील कर रही थी। वो सीधे कदमों से लिफ्ट के अंदर चली गई। अभी लिफ्ट बंद होने ही वाली थी कि तभी किसी के पैर बीच में आ गए। लिफ्ट दोबारा खुला और अद्विक एक झटके से अंदर आया और लिफ्ट बंद हो गई। अद्विक ने बिना कुछ कहे अनामिका के करीब आ गया, बेहद करीब, और एक झटके से अनामिका की पतली नाजुक सी कमर को दबोच लिया। अनामिका एकदम से चौंक गई। ये उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उसका हाथ अनायास ही एकदम से अद्विक के मजबूत सीने पर चला गया। तभी अद्विक ने गहरी आवाज में उसकी गहरी नीली आंखों में देखते हुए उसके कानों के पास फुसफुसते हुए कहा, एक हक के साथ इग्नोर कर रही हो मुझे, स्पार्कल। हम उसकी गर्म सांसें किसी आग की तरह सीधा अनामिका के कान और गर्दन के पास पड़ रही थी। एक पल के लिए उसके कान हल्के लाल पड़ गए। बोलो ना, अद्विक ने उसके बालों में हल्का सा अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। उसकी आवाज बिल्कुल हल्की गहरी और सरगोशी से भरी थी, जैसे वो किसी नशे में धुत हो। उसके हाथ अनामिका की पतली नाजुक सी कमर में कसे हुए थे। उस खामोशी में बस उसकी गहरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अनामिका जैसे अपने होश में आई और गुस्से से अद्विक को खुद से दूर धक्का दे दिया, जिससे अद्विक हल्का पीछे हुआ। तभी अनामिका ने गुस्से से कहा, हाउ डरे यू टू टच मी, मिस्टर ओबरॉय, और कौन स्पर्कल, हा आर यू मैड। उसने लगभग चिल्लाते हुए अपनी लाल गुस्से भरी आंखों से अद्विक को देखा। अद्विक जो उसके धक्का देने पर भी शांत था, लेकिन तभी वो तेजी से अनामिका की तरफ आया और एक झटके से फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया और हल्की धीमी आवाज में सार्कास्टिकली कहा, रियली स्पार्कल, डू यू रियली थिंक कि तुम ये मास्क पहनकर मेरे सामने आओगी और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? तुम अगर करोड़ों की भीड़ में भी खड़ी रही तो भी मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान सकता हूँ। ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक गहराई थी। वही उसकी इतनी गहरी बात सुन अनामिका एक तक उसकी आंखों में देखने लगी, जहां उसे एक सच्चाई दिख रही थी, जिसे वो बिल्कुल देखना नहीं चाहती थी, ना कुछ जानना या मानना चाहती थी। आर यू मैड वॉट, मिस्टर रॉकस्टार? हाँ, स्टे अवे फ्रॉम मी। उसने अद्विक को गुस्से से दूर धकेलना चाहा। वही उसके मुंह से अपने लिए वही मिस्टर रॉकस्टार सुनकर अद्विक के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन अनामिका उसे अब अद्विक की करीबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। लेकिन तभी अद्विक ने कुछ ऐसा किया जिससे अनामिका एक पल के लिए वो सुन्न रह गई। अनामिका और अद्विक एक दूसरे के बेहद करीब थे। अद्विक की गर्म सांसें अंडस्को सीधे अनामिका के कानों के पास किसी पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रही थी। अद्विक अब भी अनामिका पर पूरी तरह से झुका हुआ था। तभी अचानक से अद्विक ने एकदम से अनामिका के कानों के किनारे पर हल्के से अपने होठों से छुआ, जैसे उस पर अपने शिद्दत की मोहर लगा रहा हो। वही अनामिका अपनी जगह पर जम सी गई। वो उसका सेंसिटिव हिस्सा था, जहां अभी अभी अद्विक ने अपनी हरकत की थी। वही अद्विक बस आंखें बंद किए उस एक लम्हे में जैसे खो सा गया। तभी एकदम से बिप की आवाज के साथ लिफ्ट रुकी। अनामिका ने एकदम से जैसे अपने होश में आई, और अद्विक अंडस्को को अब भी अपने ऊपर झुका देख उसकी आंखें एकदम से डाक हो गई। उसने बिना एक पल गवाए अद्विक को बहुत जोर से धक्का दिया। इस बार अद्विक लड़खड़ाते हुए दीवार से जा लगा। वो एकदम से होश में आया और सामने अनामिका को देखा बिना किसी भाव के बस उसे घूर रही थी। वो एकदम से उसके ठीक करीब आए और बिल्कुल ठंडे भाव से कहा, आइंदा अपनी हद पार करने की कोशिश भी मत करना। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो कोई भी आएगा और खेलने की कोशिश करेगा। मैं वो आग हूँ जो जलाना बेहद अच्छे से जानती है। इसलिए मुझसे खेलने की कोशिश कहीं आपके लिए मुसीबत नहीं बन जाए, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार आप खुद होंगे, मिस्टर ओबरॉय। मार्क माय वर्ड्स। इस बार उसकी आवाज में एक अलग ही ठंडक थी। वो अब बिल्कुल वही अनामिका लग रही थी, बेरहम, ठंडी और बिना किसी इमोशन की अंडस्को। वो अब सीधे लिफ्ट से बाहर जाने लगी। तभी अद्विक की बात सुन उसके कदम अपनी जगह ठहर गए। एक बात मेरी भी सुन लो माय स्पार्कल अंडस्को। बेशक आग जलने में माहिर है, लेकिन वो भी पानी के सामने शांत पड़ जाता है। अद्विक बिल्कुल बस 10 कदम की दूरी पर रुक गया। अब अनामिका की पीठ ठीक उसके सामने थी। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, और रही बात खेलने की तो
तुम मेरे लिए कोई खेल नहीं हो, तुम मेरे लिए मेरी इबादत बन गई हो। और अद्विक ओबरॉय अपनी इबादत को शिद्दत बनाना बखूबी जानता है। अनामिका ने हल्के से अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए उसे देखा। और रही बात तुम्हारा पीछे न आने की तो अद्विक ने बिल्कुल बेशर्म और जिद्दी इंसान की तरह कहा, वो तुम भूल जाओ उस पागल, मैं तो तुम्हारा पीछा अपनी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ने वाला, अंडस को चाहे जो हो जाए। अनामिका ने गहरी नजरों उसकी आंखों में देखा। वो बस अपनी खाली आंखों से उसे देखती रही, और एकदम से उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने वैसे ही कहा, देखते हैं। अद्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, देख लेना। अनामिका ने उसे इग्नोर किया और सीधे अपनी कार की तरफ बढ़ा गई। वही अद्विक बस उसे जाते हुई तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल न हो गई हो। तभी पीछे से नील और रोनी दोनों वहां पहुंच गए। नील ने आते ही तुरंत अद्विक के बगल में खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई, जिसे तू निहार रहा है वो चली भी गई। अद्विक ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, हो गया तेरा, कहकर वो अपनी कार में बैठ गया। तभी नील ने एकदम से कहा, तो मिस्टर ओबरॉय, जरा हमें भी बताने का कास्ट करेंगे जनाब, कि आखिर चल क्या रहा है। तुम को कैसे जनता है? नील ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, तू नहीं जानता वो कितनी खतरनाक है, जरा संभाल आदि। वो आम लड़कियों की तरह नहीं है, बल्कि चलता फिरता खतरा है। नील ने अनामिका के बारे में बहुत सी चीजें सर्च की हुई थी, और वो अच्छे से जानता था कि वो कितनी खतरनाक है। बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे चर्चे सुने थे उसने। वो बस अद्विक को वार्न करना चाहता था, लेकिन अगर वो सीरियस है तो दोस्त होने के नाते वो उसका पूरा साथ देगा। तभी अद्विक ने कार के बाहर पीछे छूटत रास्ते को देखते हुए धीमे से कहा, वो सबसे अलग है अंडस्को, इसलिए तो मुझे पसंद है। कहकर अपने और अनामिका के उन पलों को याद कर मुस्कुराने लगा। अंडस्को वही दूसरी तरफ, राठौर कॉर्पोरेशन, मुझे कुछ नहीं जानना, तुम कैसे करोगे? मुझे उसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। वो कहाँ थी अब तक? सब कुछ। राघव जो कियारा को घर पर देखकर सीधा अपने ऑफिस आ गया था। उसे कियारा की ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसने उसे अपनी हाथों से पाला था। भले ही अनामिका उसकी रियल सिस्टर थी, लेकिन फिर भी वो कियारा पर अपनी जान चिरकता था। लेकिन अनामिका के आने के बाद जो उसकी हालत थी, 2 दिनों से उससे देखा नहीं जा रहा था। इसलिए उसने ऑफिस आते ही अपने असिस्टेंट को अनामिका के बारे में सब कुछ पता करने का काम दिया था। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि वो कुछ भी पता नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अनामिका की इंफॉर्मेशन हाइड करके रखी गई थी, जिससे वो उसकी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा था, और गुस्से से अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा था। राघव ने अब वरुण की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, मैंने जो बोला था वो क्या है, तुमने ना? सर, क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? मतलब वो है तो आपकी बहन ही। शट अप, जस्ट शट अप, राघव ने लगभग चीखते हुए कहा। उसे नफरत हो गई थी अनामिका से जब से उसने उसे और सबको इतनी बुरी तरह बेइज्जत किया था। डोंट कॉल हर माई सिस्टर, क्योंकि मेरी एक ही बहन है, कियारा राठौर। गॉट इट? यस सर, वरुण ने मन ही मन कहा। कैसा इंसान है सर आप? अपनी खुद की बहन के साथ ऐसा कोई करता है? लेकिन बॉस हैं, तो बात तो माननी पड़ेगी। कहकर वो डरते हुए तुरंत कैबिन से बाहर चला गया। वही उसके जाने के बाद राघव ने सख्त आवाज में आंखों में नफरत लिए कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। तुमने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया है। कहकर सामने देखने लगा। अंडस्को वही दूसरी तरफ, न्यूयॉर्क, एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक शख्स रोब से अपनी चेयर पर बैठा ऑफिस के वक्त में लगा हुआ था। उसका पूरा फोकस सिर्फ अपने काम पर था। देखने में हद से ज्यादा हैंडसम था। गहरी काली आंखें जो सामने लैपटॉप पर गड़ी हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उस शख्स ने सख्त आवाज में कहा, कम इन। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और एक हॉट लड़की अपनी हिल की टीक टीक की आवाज के साथ सीधे अंदर आई। उसकी नजरें सीधे सामने चेयर पर बैठे शख्स पर पड़ी। वही उस लड़की की आंखें जैसे उस शख्स पर अटक गई, और मन ही मन कहा, डैम, ही इज डैम हॉट। कहकर अपने होठों को काटने लगी, और बड़े ही सडक्टिव अंदाज में चलते हुए सीधे उस शख्स यानी अक्षत राजवंश के पास आई। अक्षत राजवंश, राजवंश कॉर्पोरेशन का करेंट सीईओ, उम्र 25, अनामिका का सबसे बड़ा भाई। अपने शार्प माइंड और बिजनेस स्किल्स के कारण और अपने एरोगेंट और नेचर के कारण ये बहुत फेमस है। आज इनकी ही मेहनत और लगन ने डायमंड इंडस्ट्री में इन्हें नंबर 1 पर बना रखा है, और पहले से भी कई ज्यादा हैंडसम हो गया है। अक्षत की जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें मैटर करती है,
पहली इनका परिवार और दूसरी इनकी लिटिल प्रिंसेस अनामिका, जिन्हें ये जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। बस यही एक इकलौती लड़की, जो इनकी ही बहन है, वही उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करती है। वही सामने खड़ी उनकी न्यू असिस्टेंट रैना अपने हवस भरी नजरों से अक्षत को घूरे जा रही थी। उसकी नजरों से ही उसके इरादे साफ देखे और पढ़े जा सकते थे। उसे ज्वाइन किए हुए 1 वीक हो चुका था। तब से ही उसने बहुत कोशिश की थी अक्षत के करीब जाने की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। लेकिन आज वो अपने घिनौने इरादे को पूरा करने की ठान कर आई थी। अगर एक बार अक्षत राजवंश उसका हो गया, तो वो सबसे अमीर लड़की बन जाएगी। राजवंश कॉर्पोरेशन उसकी मुट्ठी में होगा, और इतना हैंडसम इंसान के साथ देखकर सब उससे जल जाएंगे। उसने तुरंत अपने शर्ट के 2 बटन्स खोले, बालों को पीछे किया, अपनी स्कर्ट को थोड़ा एडजस्ट किया। एकदम से अक्षत के पास पहुंचकर बोली, सर, आपकी कॉफी। अक्षत ने बिना सर उठाए अपनी वही रूड आवाज में कहा, वही रख दो। रैना चिढ़ गई, क्योंकि अक्षत ने एक नजर उसे देखा तक नहीं, जैसे वो यहाँ हो ही नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़ी एक फाइल पर गई जो वो लेकर आई थी। उसके चेहरे पर तेई मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत कॉफी को वहां रखा और वो फाइल उठाकर मटकते हुए अक्षत के पास आकर झुकते हुए कहा, सर, इस फाइल में थोड़ी पॉइंट में मुझे प्रॉब्लम है। अक्षत ने अब जाकर अपना सर उठाया और उसकी काली आंखें सीधे रैना की तरफ उठी। और अंडस्को उसे अपने इतने नजदीक और इस हालत में देख उसकी आंखें लाल हो गई। तभी रैना एकदम से लड़खड़ते हुए उसके गोद में बैठ गई। अब तो अक्षत का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने एकदम से रैना को जोर से फ्लोर पर पटक दिया और अपनी धधकती आंखों से उसे देखते हुए कहा, हाउ डरे यू टू टच मी। वो जोर से चिल्लाया। रैना उसकी आवाज सुन सहम गई। दर्द और डर से उसकी आंखें फैल गई थी। वो वही फ्लोर पर पड़े पड़े कांपने लगी। लेकिन फिर भी ये मौका वो जाने नहीं देना चाहती थी। उसने तुरंत लड़खड़ते हुए अक्षत की तरफ देखते हुए कहा, सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे अपना लीजिए। सर, मैं आपको उस लड़की से भी ज्यादा खुश रखूंगी। उसने अक्षत के फोन की तरफ इशारा किया, जिसमें अनामिका की पिक लगी थी। उसे लगा शायद वो अक्षत की गर्लफ्रेंड है। अनामिका की खूबसूरती से वो जल गई थी। बस यही उसने बड़ी गलती कर दी थी। उसने रोते हुए कहा, सर, ये लड़की आपके लिए सही नहीं है। ऐसी घटिया लड़की सिर्फ आपका फायदा उठा रही है। रैना, जो कुछ दिन से ही ऑफिस में थी, उसने देखा था अक्षत काल पर किसी लड़की से बात करते हुए, शायद उसे किसी बात पर मनाने की कोशिश कर रहा है। यही उसने अपनी राय बना ली कि जरूर हो न हो, वो लड़की भी बस पैसों के लिए उसके साथ है। वो उसे अपने रास्ते से हटा कर रहेगी। और आज उसने अपनी जलन में बहुत बड़ी गलती कर दी। अक्षत की खोलती हुई नजरें जैसे आग बरसा रही हो। उसने एकदम से आगे बढ़कर रैना के बालों को अपने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसको पकड़ इतनी मजबूत थी कि रैना को लगा उसके बाल उखड़ जाएंगे। यू बिटैच, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी प्रिंसेस का बुरा सोचे। तेरी इतनी औकात नहीं है जो तू मेरी प्रिंसेस के बारे में सोच भी सके। और उसने एकदम से रैना का सर जोर टेबल पर पटक दिया। रैना की एक चीख निकल गई। सर घूमने लगा। अब तब अक्षत का असिस्टेंट सैम अंदर आ चुका था, और अपने बॉस को इतनी गुस्से में देख वो भी डर गया। नीचे गिरी इस लड़की को उसके बॉस बड़े गुस्से से घूर रहे थे। वो समझ गया जरूर इस लड़की ने अपनी हद पार की है। तभी अक्षत ने एकदम से उसे देखा और ऑर्डर देते हुए कहा, इस घटिया लड़की को लोगों को सेड्यूस करने का बड़ा शौक है, जो इसकी ख्वाहिश अच्छे से पूरी करो। और याद रहे, जिस गंदी जुबान से इसने मेरी प्रिंसेस का नाम लिया है, उसे काटना मत भूलना। अब सैम को अच्छे से समझ आ गया कि इस लड़की ने क्या गलती की है। अनामिका के खिलाफ उसके बॉस एक गलत शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते थी। वो अक्षत की बॉटम लाइन थी। उसने तुरंत गार्ड्स को अंदर बुलाया और इस लड़की को ले जाने के लिए कहा। रैना चीखती रही, लेकिन वहां किसी को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। वही अक्षत की घुरती नजरें उस पर थी, जैसे नजरों से ही मार डालेगा। लेकिन इतनी आसान मौत वो देने से रहा। उसने तुरंत अपने हाथों को सैनिटाइज किया, जैसे रैना को चुना किसी गंदगी के चुने जैसा हो उसके लिए। उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। तभी टेबल पर रखा उसका फोन बजा, और फोन पर आ रहे नंबर को देख उसकी आंखें सॉफ्ट हो गई। अंडस्को अक्षत, जिसका गुस्सा रैना की बात सुनकर आपे से बाहर हो गया था। सैम बेचारा एक तरफ खड़ा अपने बॉस को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था अंडस्को कि वो करे क्या। अंडस्को तभी उस टेंशन भरे माहौल को चिरते हुए अक्षत के फोन की रिंग सुनाई दी। अक्षत ने पलट कर कॉलर इट पर एक नाम देखा। उसी पल उसका चेहरा नर्म पड़ गया।
होठों पर एक हल्की प्यो मुस्कुराहट आ गई। उसने बिना किसी देरी किए तुरंत फोन पिक किया और बेहद काम और जेंटल आवाज में कहा, बड़ी जल्दी याद नहीं आ गई आपको अपने भाई की अंडरस्को छोटी राजकुमारी अंडरस्को फरमाइए, कैसे याद किया अपने इस भाई को? अक्षत ने तंज कसते हुए कहा, लेकिन उस तंज में भी एक अपनापन था, प्यार था। वही उसकी बात सुन दूसरी तरफ मौजूद अनामिका के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा अंडरस्को, लेकिन मैंने तो अपने अक्षु भाई से कल ही बात की थी। तो फिर आप कौन हैं? उसकी बात सुन अक्षत का मुंह बन गया। हाँ, ये सच था, उसने कल ही तो अनामिका से बात की थी। और इस बार रक्षाबंधन में उसे क्या चाहिए, वो उससे पूछ रहा था। लेकिन हमेशा की तरह अनामिका का एक ही जवाब था, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई अंडरस्को। एक तरह से देखा जाए तो उसके पास किसी चीज की ये कमी नहीं थी। उसकी छोटी से बड़ी ख्वाहिश से बिना उसके बोले ही उसके भाई और डैड या बाकी परिवार वाले पूरी कर देते थे। और वो खुद भी इतनी केपेबल थी। लेकिन अक्षत कहाँ उसकी सुनने वाला था। वैसे तो उसने अपनी छोटी सी बहन के लिए बहुत कुछ पहले से ही सोच लिया था, लेकिन फिर भी उसे कुछ चाहिए होगा तो वो कहीं से भी कुछ भी ला सकता था। तभी अक्षत ने अनामिका से कहा, प्रिंसेस, तो क्या आपने डिसाइड कर लिया आपको क्या चाहिए? दोबारा वही बात सुनकर अनामिका ने ना में अपना सिर हिलाया। उसका बड़ा भाई कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। तो उसने कुछ सोचा और कहा, तो ठीक है भाई, मुझे जो चाहिए वो मैं अब से राखी के दिन ही मांग लूंगी। अब ठीक है ना? अनामिका ने हार मान ली अंडरस्को। वही अक्षत ने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, जो बहुत रेयर थी। उसने प्यार से कहा, एज यू विश प्रिंसेस। प्रिंसेस अंडरस्को, हम भाई अंडरस्को। आप अपना ख्याल तो रख रही है ना? अक्षत ने थोड़े फिक्र के साथ कहा, आप जानती है मुझे आपकी हेल्थ को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। उसने थोड़े कड़े लेकिन नर्म लहजे में कहा। जब से अनामिका राठौर पैलेस गई थी, उसे उसकी चिंता लगी रहती थी। अनामिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं ठीक हूँ और अपना ख्याल भी रख रही हूँ। अक्षत ने अब थोड़े सीरियस होकर कहा, आप पर हमला हुआ था, आपने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? अनामिका एक पल के लिए शांत हो गई। हालांकि उसे पहले से ही पता था कि ये उसके अक्षु भाई ने उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ हिडन गार्ड्स लगा रखे हैं। तो अब तब उनके पास खबर पहुंच ही गई होगी। अक्षत उसको लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव था। फिलहाल फोन के दोनों तरफ सन्नाटा छा गया था। तभी अनामिका ने सामने की तरफ गहरी समुद्र को देखते हुए अजीब से आवाज में कहा, क्या आपको सच में लगता है भाई कि किसी की इतनी औकात है जो मुझे छू भी सके? अक्षत कुछ पल शांत रहा। वो जानता था अनामिका अपने दुश्मनों के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकती है। अपनी प्रिंसेस को वो बहुत अच्छे से जानता था। तो ये सवाल ही नहीं उठता था कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। उसके बॉडीगार्ड ने पहले ही दिन वाली वीडियो भेजे थे, जिसमें वो सभी को बेरहमी से सभी गुंडों को मौत दे रही थी। एक पल के लिए वो भी देखता रहा, लेकिन सिचुएशन चाहे जो भी हो वो हमेशा ही अनामिका के सामने ढाल की तरह खड़ा रहेगा। अक्षत खड़ा रहा, फिर शांत आवाज में अपने सामने की कांच की दीवार के बाहर देखते हुए कहा, जब भी आपको लगे आपको अपने भाई की जरूरत है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो, आपका अक्षु भाई को हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगी। वही अपने भाई की बात सुनकर अनामिका के चेहरे पर एक हल्की सी पर सच्ची मुस्कुराहट तैर गई। फिर ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद उसने फोन रख दिया। वही फोन के कट होने के बाद अक्षत के एक्सप्रेशन फिर से पहले जैसे हो गए, बिल्कुल सख्त। उसने उसी सख्त एक्सप्रेशन के साथ सैम की तरफ देखते हुए कठोर आवाज में कहा, जेट रेडी करो, हम आज ही इंडिया जाएंगे। सैम ने कहा, पर बॉस अभी आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कैंकल इट, और जितना कहा है उतना करो, कहकर वो कैबिन से बाहर निकल गया। अंडरस्को। कुछ देर बाद अनामिका राठौर पैलेस पहुंची। उसने अपनी कार पार्क की और सीधा अंदर चली गई। हॉल में कोई मौजूद नहीं था। वो सीधा अपने रूम की तरफ चली गई। अपने रूम में पहुंचकर दरवाजा बंद कर दिया। वही उसकी रूम के कुछ दूरी पर एक छोटी एक परछाई धीरे से बाहर आई और अनामिका की रूम की तरफ देखते हल्के से कहा, क्या मुझे उनसे मिलना चाहिए? फिर उसने अपने सर पर चपत लगाए और कहा, लेकिन वो तो हमेशा गुस्से में रहती है। तभी पीछे से एक सर्द आवाज आई, क्या तुम मुझ पर नजर रख रही हो? नहीं तो, एक लड़की हड़बड़ाकर पीछे पलटी। अपने पीछे खड़ी अनामिका को देखकर वो एकदम से डर गई। उसने हकलाते हुए कहा, आ प अभी तो वहां पर थी, अब यहाँ।
अनामिका गौर से अपने सामने खड़ी थोड़ी चबी और बड़े बड़े काले चश्मे लगाए लड़की को देख रही थी, जो फिलहाल तो उसे देखकर कांपे जा रही थी। लगभग 19 साल की होगी वो। सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, कमीनी राठौर की सौतेली बेटी सिया राठौर थी, जो सहमी नजरों से अनामिका को देख रही थी। अनामिका दोनों हाथ बंधे सिया को गौर से देख रही थी। वही सिया घबराए आंखों में डर समेटे बस अनामिका को ही देखे जा रही थी। सिया को देखते हुए अनामिका के जेहन में कुछ ढूंढली यादें कौंध गई। सिया राठौर, रंजीत राठौर और उसकी पहली पत्नी कृति राठौर की बेटी, जिसके जन्म के तुरंत बाद ही कृति की मौत हो गई थी। रंजीत और कृति जी की शादी दादी माँ ने करवाई थी, क्योंकि उन्हें कृति पहली नजर में ही भाग गई थी। पर रंजीत राठौर कमीनी से प्यार करता था, इसलिए दादी के कहने पर उसने जबरदस्ती शादी के लिए तो हाँ कर दी, लेकिन कभी उसे सम्मान और प्यार नहीं दिया। फिर जब एक दिन नशे में उसने अपनी हद पार कर दी, जिसके कुछ दिन बाद ही ये कृति को पता चला कि वो मां बनने वाली है। लेकिन ये बात रंजीत और कमीनी को पसंद नहीं आई। रिश्ते और बिगड़ गए। सिया को जन्म देने के बाद ही कृति की मौत हो गई थी, जिससे दादी दादा के अलावा किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन बाद ही रंजीत ने कमीनी से शादी कर ली थी और सिया को भी दादी माँ घर ले आई। रंजीत ने कभी सिया को नहीं अपनाया था, लेकिन कमीनी को उसे दिखावे के लिए ही सही पर अपनाना पड़ गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बिता अंडस्को कमीनी के दिल में सिया के लिए नफरत भर गई, और यही से सिया की जिंदगी बद से बदतर हो गई। उसकी जिंदगी बस दूसरों के ताने, करवाहट और तिराशकर से भर गई। सिया बिल्कुल शांत और डरी डरी सी रहने लगी थी। एक तरह से वो घर का हिस्सा होकर भी नहीं थी। लेकिन पिछले जन्म में इसी सिया ने, जिसने खुद के लिए कभी आवाज नहीं उठाई, उसने अनामिका का हमेशा ख्याल एक बड़ी बहन की तरह कर रखा था। हालांकि उन दोनों की उम्र में बस 2 साल का फर्क था। सिया बड़ी थी, लेकिन फिर भी सिया हालातों के कारण मासूम तो थी, शांत थी, लेकिन समझदार भी थी। उसने अनामिका को कियारा से दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि अनामिका हमेशा कियारा की बात सुनती थी, जिससे वो सिया से दूर हो गई। वही अनामिका की शादी के कुछ दिन बाद ही एक न्यूज सामने आई थी, जिसमें सिया की मौत की खबर मिली थी। उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ये खबर चौंका देने वाली थी, जिससे अनामिका सुन्न रह गई थी। उसने पता लगाने की कोशिश भी की थी, पर जेदा कुछ कर नहीं पाई, और कुछ दिनों में इस न्यूज को दबा दिया गया। अंडस्को उद्धरण चिन्ह डॉट ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे उद्धरण चिन्ह। अनामिका का ध्यान एकदम से सिया पर गया, जो अपना चश्मा ठीक करते हुए उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। वो थोड़ी चबी सी थी, गाल हल्के फुले हुए थे। अनामिका के भाव बिल्कुल बदल गए। उसने मन ही मन कहा, इसका मतलब कुछ दिन में नहीं, इस बार नहीं। उसने अपने भाव ठीक किए और फिर से वही कड़क आवाज में कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी जासूसी नहीं कर रही थी, जबकि मैंने तुम्हें खुद देखा है। उसकी कड़क आवाज सुनकर सिया थोड़ा घबरा गई। उसे लगा शायद अनामिका ने उसे पहचाना नहीं। वो थोड़ी उदास हो गई, लेकिन फिर थोड़ा डरते हुए उम्मीद से कहा, मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। क्यों? अंडस्को क्योंकि मुझे सुंदर लोग पसंद है, और तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, बिल्कुल गुड़िया जैसी। इसलिए उसने घबराहट के मारे जल्दी जल्दी बोल दिया। अनामिका ने अपनी एक आईब्रो रेस की, जैसे कहना चाह रही हो क्या सच में बात बस इतनी सी है? सिया ने अपना चश्मा ठीक किया। उसके फुले गाल हल्के लाल हो गए थे, जिसमें वो बड़ी क्यूट लग रही थी। अनामिका उसने एक्सप्रेशन देख हल्का मुस्कुराई। सिया ऐसे ही थी हमेशा से। सिया को लगा अनामिका उसे भूल गई है, इसलिए उसने कुछ और सोचा और कहा, क्या मैं तुम्हें अपनी सिस्टर बुला सकती हूँ? कह बड़ी उम्मीद भरी नजरों से अनामिका को देखने लगी, जैसे अगर उसने न कहा तो वो रो देगी। अभी अनामिका ने भी उसके भाव पढ़ लिए, लेकिन फिर भी उसने कहा, नहीं। अंडस्को सीधा और सपाट, बिना किसी झिझक की। वही उसकी ना सुन। सिया थोड़ी उदास हो गई। उसकी आंखों में जो चमक थी वो कहीं खो गई। वो कुछ पल अनामिका को वही देखती रही, फिर उसने अपना सर झुका लिया और बिना कुछ कहे मुड़कर जाने लगी। तभी अनामिका ने थोड़े नर्म आवाज में कहा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी मेरी बहन हैं और हमेशा रहेंगी। दी अंडस्को वही उसके मुंह से अपने लिए दी सुनकर सिया की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली और आंखें चमक उठी। इसका मतलब उसे सब याद है। इस बात से ही सिया खुशी ने नाचने लगी
और कशकर अनामिका को हक कर लिया। उसकी आंखें नम हो गई थी और वो जोर जोर से रोने लगी। इतने दिनों बाद किसी अपने के गले लगकर उससे कोई बात नहीं करता था। कियारा और उसकी दोस्त हमेशा उसकी बेइज्जती करती थी, लेकिन अनामिका के गले लगकर उसे बिल्कुल वही अपनापन महसूस हुआ, एक सेफ जोन की तरह। अनामिका ने हल्के से उसकी पीठ पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसे तसल्ली दे रही हो कि वो यही है। अनु, मुझे लगा तुम्हें मैं याद नहीं, मुझे लगा तुम भूल गई मुझे, लेकिन जब तुम्हें देखा मैं बहुत खुश हो गई। देखो तुमने मुझे रुला दिया, अब मैं सुंदर नहीं लगूंगी, सिया ने रोते रोते ही शिकायत की। अनामिका ने उसकी नॉनस्टॉप बातें सुन सर हिला दिया। वो हमेशा से उसके सामने बिल्कुल नॉनस्टॉप बातें करती थी, खुलकर। सिया ने खुशी ने अनामिका का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अनु, अब हम पहले के जैसे ही साथ में रहेंगे। मुझे तुमसे बहुत सारे बातें करने हैं, बहुत कुछ बताना है। तुम कहाँ चली गई थी? सब कुछ जानना है मुझे। अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, पहले मैं फ्रेश होकर आते हूँ। जिसके बाद सिया भी वहां से अपने रूम में खुशी खुशी चली गई, वही अनामिका भी फ्रेश होने चली गई। अंडस्को कुछ समय बाद राधिका जी, कामिनी और कियारा वही लिविंग हॉल में बैठे थे और टीवी देख रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। तभी हॉल के में किसी की आहट गूंजी, सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। तभी सभी को किसी की खुशी भरी आवाज सुनाई दी, मैं आ गई, मॉम, बड़ी मॉम, क्यू बेबी, आई मिस यू सो मच। एक लड़की शॉर्ट ब्लैक ड्रेस में हाई हील्स के साथ टक टक करते हुए मटकते हुए हॉल में आए। उसने एटीट्यूड के साथ स्टाइल से बालों से अपना चश्मा उतरा और अपने पर्स में रख लिया। वही उसे देखकर सभी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। कामिनी ने तुरंत खड़े होते हुए उस लड़की के गले लगते हुए कहा, सोनिया बेबी, आई मिस यू सो मच। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज बेबी, तुम तो 2 दिन बाद आने वाली थी ना? कामिनी ने हैरानी और खुशी के साथ कहा। मॉम, क्या आप खुश नहीं है मुझे देखकर? वो लड़की यानी सलोनी ने नाराजगी से कहा। सोनाली कामिनी के बहन की बेटी है, जिसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। कामिनी को तो कोई बच्चा नहीं था, तो उसने सोनाली को अपना लिया, अपनी बेटी की तरह। और तब से सोनाली यही सब के साथ रहती थी, लेकिन दादी माँ के कारण कमीनी उसे ऑफिशियली गोद नहीं ले पाई। लेकिन फिर भी सब उसे उसकी बेटी के तौर पर ही जानते थे। तभी राधिका जी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, सोनाली बेटा अंडस्को, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। जी, बड़ी माँ, मुझे भी आप लोग की बहुत याद आ रही थी, कहकर सोनाली सीता जी के गले लग गई। सोना बच्चे, आप थक गई होंगी, सफर से आए हैं, मैं आपके लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ, अंडस्को राधिका जी ने कहा और किचन की तरफ चली गई। तभी सोनालियाई का ध्यान कियारा पर गया और उसके सर पर पट्टी और हाथ में प्लास्टर चढ़ा देखकर सोनाली की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से कियारा के पास आकर उसे पूछा, क्यों, ये क्या हुआ तुझे? ये सब चोट कैसे लगी अंडस्को? तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अंडस्को, सलोनी ने फिक्र करते हुए पूछा। वो कियारा को बहुत प्यार करती थी। कियारा उसे 2 साल छोटी थी, उसकी एज 20 थे। वही सोनाली को अपनी फिक्र करते देख कियारा के आंखें में चमक आ गई। उसने अपने मगरमा के आंसू बहाते हुए झट से सोनाली के गले लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी और रोते हुए कहा, सोना दी, मैं बहुत बुरी हूँ ना? अंडस्को दी, बहुत बुरी, इसलिए अनामिका दीदी मुझसे नफरत करती है। मैंने उनकी जगह नहीं ली दीदी, पता नहीं क्यों, वो हर बार मुझे गलत समझ लेती है, लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं है अंडस्को। उन्होंने मेरा हाथ तोड़ दिया। उसने सोनाली के मन में अनामिका के लिए जहर पहले ही जहर घोल दिया। वो अच्छे से जानती थी सोनाली कितने गुस्से वाली है। उसे लग रहा था कि वो उसका बदला अनामिका से लेगी। वही सोनाली तो अनामिका नाम सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हुए, पर जगह लेने वाली बात सुन वो और कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि उसके हिसाब से अनामिका जो इस घर की रियल बेटी थी, वो तो मर गई थी ना, या शायद घर से भाग गई थी। फिर वो कैसे अंडस्को? इसलिए सोनाली ने कियारा से पूछा, ये तुम क्या बोल रही हो? अनामिका वो यहाँ कैसे? अंडस्को हल्की, वो कभी अनामिका से मिली नहीं थी। कियारा ने शुरू से अंत तक सब कुछ सोनाली को अलग ही तड़का लगाकर बताया, जैसे उस पर कितना अन्याय हुआ है। वही उसकी बात सुन सोनाली गुस्से से लाल हो गई। उसके हिसाब से तो कियारा कितनी मासूम है, और उस लड़की ने आते के साथ उसे नुकसान पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात, वो इस घर की असली बेटी है, तो खतरा तो उसके लिए भी बराबर का था। उसने कियारा के आंसू पोंछते हुए कहा, क्यों, तू चिंता मत कर,
उसे तो हम मिलकर सबक सीखेंगे। तभी सिया वहां से गुजर रही थी, जिसे देख दोनों का मुंह बिगड़ गया। सबसे ज्यादा तो सोनाली का। उसे सिया से अलग ही तरह की चिढ़ और नफरत थी। उसने तुरंत उसे आवाज देकर कहा, अरे ओ हाथी अंडस्को कहाँ चली, इधर आओ। सोनाली खुद जाकर सोफे पर महारानी की तरह बैठ गई। कियारा भी वही बैठी थी, जैसे अब कोई एंटरटेनमेंट शो चलने वाला हो। वही सिया का गला सूख गया। उसे सोनाली से बेहद डर लगता था, इसलिए वो ज्यादा सामने नहीं आती थी। लेकिन फिर ज्यादा न सोचते हुए वो धीरे से डरते डरते मुड़ी। उसने एक लॉस्ती शर्ट और पैंट पहना था। हाथों की उंगलियां एक दूसरे से फंसी बराबर हरकत कर रही थी। तभी सोनाली ने गुस्से से कहा, अंधे तो पहले ही हो तुम अंडस्को, क्या बिहरी भी हो गई हो, जो सुनाए नहीं दे रहा। मैंने कहा इधर आओ, अभी इसी वक्त। सोनाली की बात सुन सिया के आंखों में आंसू आ गए। उसने सर उठाकर एक नजर कामिनी को देखा, जो चुपचाप मुंह फेरे खड़ी थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। उसने सोनाली और कियारा दोनों को देखा, जिसके चेहरे पर उसे सिर्फ अपने लिए मजाक उड़ाने वाली हंसी थी। लेकिन फिर भी अंडस्को वो हिम्मत करके धीमे कदमों से आगे आई और वही सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी ये नजरें झुकाते हुआ कहा, जी बोलिए अंडस्को दीदी। आहा अंडस्को कम ऑन यार अंडस्को, मैं कितने बार बोलूं तुम्हें कि आई एम नॉट योर दीदी। ऑक फॉरगेट दिस अंडस्को, जाओ मेरे लिए एक ग्लास पानी लेते आओ और जाकर मेरा रूम भी साफ कर दो। मैं बहुत थक गई हूँ। आई नीड अ परफेक्ट ब्यूटी स्लीप नाउ, कहकर उसने अपने हाथ वेव किए। उसने सिया को किसी नौकर की तरह ऑर्डर दिया। सिया को अब भी रुका देख वो चिढ़ गई। आ जाओ न, अब क्यों अपनी शकल हमें दिखा रही हो। फिर सिया को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुए अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, वैसे भी अगर मुझे प्रॉपर नींद और रेस्ट नहीं मिला तो यू नो मेरी बॉडी पर असर पड़ेगा, वरना कहीं मैं तुम्हारे तरह मोटी ना हो जाओ। कहकर वो हंसने लगी, जैसे कोई बड़ा जोक मारा हो। उसके साथ कियारा को भी हंसी आ गए और कामिनी भी मुंह छुपाकर हंसने लगी। वही सिया को बहुत ही ह्यूमिलेटेड फील हो रहा था। उसने अपना चश्मा थोड़ा ऊपर किया। उसकी आंखें शर्म से भीग गई थी, लेकिन ये सब हमेशा से उसके साथ होता था। उसने हल्के से सर घुमाया और पानी लाने के लिए जाने लगी। उसके जाते ही कियारा को हंसी आ गई है, लेकिन फिर भी उसने थोड़े नाराज होते हुए कहा, दी क्यों तंग करती है आप उन्हें, ऐसे उन्हें बुरा लग गया होगा ना। ओ कम ऑन डार्लिंग, उस जैसे बहन जी टाइप लड़की की तरफदारी तो मत ही करो। तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें नहीं समझ आएगा। तभी सिया पानी लेकर आए, तो सोनाली ने वो पानी ले लिया और फिर जूस लाने को कहा। जूस सोनाली के सामने देते हुए सिया ने कैप्ते होठों से कहा, जूस। सोनाली ने एक नजर उसे देखा। उसकी आंखों में शैतानियत चमक रही थी। उसने जानबूझकर जूस लेते समय जूस का ग्लास छोड़ दिया, जिससे सारा जूस उसके यानी सोनाली के कपड़े पर गिर गया। अरे ये क्या किया तुमने, एक काम ढंग से नहीं होता है, इस लड़की से बस खाना आता है और कुछ नहीं। कामिनी ने गुस्से से सिया को डांटते हुए कहा, मेरी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस पर तुमने जूस गिरा दिया, बेवकूफ लड़की। सोनाली ने चीखते हुए कहा। उसकी चीख सुनकर राधिका जी भी तुरंत बाहर आए और आते ही पूछा, क्या हुआ सोनाली, और ये क्या जूस कैसे गिर गया कपड़ों पर, जल्दी से इसे साफ करो बेटा, नहीं तो दाग लग जाएगा। सोनाली ने राधिका जी की तरफ देखते हुए कहा, देखिए ना बड़ी माँ, से लड़की से बस मैंने जूस मांगा था, लेकिन इसने जानबूझकर सारा जूस मेरे ड्रेस पर गिरा दिया, क्योंकि ये खुद तो ऐसे ड्रेस पहन नहीं सकती है ना, कहकर थोड़े नाटकीय अंदाज में राधिका जी से कहा। तो राधिका जी ने सिया से कहा, सिया बच्चे, क्या ये सच है। सिया ने रोते हुए हिचकी लेते हुए कहा, न नहीं नहीं बड़ी माँ मैंने जान बुझकर कुछ नहीं किया, पता नहीं कैसे, बस परे मुझे नहीं पता, शायद जल्दी से गिर गया होगा। वो बहुत डर गई थी, कहीं उसे कोई पनिशमेंट न मिल जाए। तभी कियारा ने मासूम बनते हुए कहा, सिया दी आप झूठ क्या बोल रही है। मैंने जानती हूँ आप दीदी को ज्यादा पसंद नहीं करते, पर प्लीज झूठ तो मत कहिए, आपने जानबूझकर ये किया। सिया अविश्वास से कियारा ही तरफ देख रही थी, जो उस पर सरेआम झूठी इल्जाम लगा रही थी। उसकी आंख नम हो गई है और वो रोने लगी अपनी बेबसी पर। उसने कुछ नहीं किया, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं। तभी सोनाली ने एकदम से उसे धक्का दे दिया, जिससे वो अभी लड़खड़ा कर गिरती की। तभी अंडस को किसी ने उसे मजबूती से थाम लिया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सभी ने उस ओर देखा जहां सिया तो थामने वाली कोई और नहीं बल्कि अनामिका थी अंडस को, जो अभी अभी नीचे आए थे।
वही सोनाली तो बस एकटक अनामिका को देख रही थी। ए देखे भी नहीं अंडरस्को, वो तो घूर रही थी। और उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? ये लड़की कौन है? और इतनी खूबसूरत, बिना किसी मेकअप के इतने सुंदर लड़की उसके घर में। उसे अनामिका की खूबसूरती को देखकर हद से ज्यादा जलन और नफरत हो रही थी। उसके हिसाब से वो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। वही अनामिका को वहां देखकर एक पल के लिए सभी बिल्कुल खामोश हो गए। वहां मौजूद नौकर जो अब तक इस शो का मजा ले रहे थे, वो सभी 2 कदम पीछे हट गए। अंडस्को कियारा की तो हालत पतली हो गई। वो सीधे सोनाली के पीछे फ्ले ही खड़े हो गई। अब उस हाल के सानन्नाटे को चीरते हुए सिया की सिसकियों की आवाज आ रही थी। अनामिका ने हल्के से सिया को थामा, लेकिन उसकी पाकर में अलग ही मजबूती थी। सिया जो अपना सर झुके रो रही थी, उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया, तो उसके सामने अनामिका खड़ी थी। बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसे ही गौर से देख रही थी। कहना मुश्किल थी कि वो उस समय क्या सोच रही है। सिया अनामिका को देख एकदम से बिना कुछ सोचे समझे बस किसी टूटे हुए इंसान की तरफ उसके गले लग गई और फुट फुट कर रोने लगी, जैसे उसके हर दर्द को खुलकर निकाल रहे हो, जैसे कोई है जो आए इस भीड़ में उसका अपना हो। अनामिका ने उसे शांत किया और अब उसकी सर्द नजरें सीधे सोनाली के चेहरे पर टिक गई। एक तक बिना किसी भाव के वो उसे घूरने लगी। सोनाली के रोंगटे खड़े हो गए उसकी खतरनाक नजरों को महसूस करके। अनामिका ने नरमी से सिया के आंसू पोंछे और बिल्कुल धीमे कदमों से सोनाली की तरफ बढ़ी। सोनाली को समझ नहीं आ रहा था ये लड़की है कौन और उसे क्यों घूर रही है। उसे अजीब सी घबराहट होने लगी अनामिका की उन खतरनाक आंखों से। अभी वो कुछ कहती कि तभी अंडस्को चटाक अंडस्को सोनाली का चेहरा एक तरफ झुक गया। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। सोनाली का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। वही अनामिका ठीक उसके सामने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले आराम से खड़ी थी। सोनाली को तो कुछ पल समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। उसने अपने गाल में तेज दर्द हुआ। उसने धीरे से मुड़कर सामने की तरफ खड़ी उस लड़की को देखा, जिसने बिना कुछ सोचे अभी अभी उसे थप्पड़ मारा था। सोनाली गुस्से से बौखला गई। उसने गुस्से से दांत पिसते हुए अनामिका की तरफ घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, हाउ डरे यू। हाँ, फिर एकदम से चीखते हुए कहा, हाउ डरे यू टू स्लैप मी यू बाई टी सी। अभी वो अपनी बात पूरी करती कि तभी चटाक सोनाली चिखते हुए सीधे पीछे जमीन पर गिर गई। अनामिका ने उसके बोलने के पहले ही उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। इस बार का थप्पड़ पहले से भी ज्यादा जोरदार था। सोनाली के कान सुन्न पर गए। दिमाग जैसे ब्लैंक हो गया। वही पीछे खड़ी कियारा ने एकदम से अपना एक हाथ अपने गाल पर रख लिया, जैसी वो थापन गुस्से ही लगा हो। कहा उसने सोचा था कि सोनाली अनामिका को सबक सिखाएंगी, कहाँ वो खुद ही मार खा रही है। वही पीछे खड़ी सिया की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एक बार अपना चश्मा उतारा, फिर उसे साफ किया और दोबारा पहना, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। वो बस आंखें फाड़े अनामिका कभी को एक बार देखती तो काभी नीचे पड़ी सोनाली को। वही कमीनी ने जब अपनी बेटी की ऐसे हालत देखी तो वो दौड़कर सीधा सोनाली के पास पहुंचकर गुस्से से अनामिका को देखकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंडस्को सोनाली को मारने की? अंडस्को क्या तुम पागल हो गई हो? उसने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, फिर क्यों मार रही हो तुम उसे? अंडस्को वो गुस्से से अनामिक को घूरने लगी। वही अनामिका ने आराम से अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने क्या किया? यही तो इतना चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही थी कि इसको थप्पड़ कैसे मारा। मैंने वही बताया, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? अंडस्को स्मर्क। वही उसकी बात सुन सभी मुंह खोले हैरानी से उसे देखने लगे। इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि वो बस उसे समझा रही थी कि थप्पड़ कैसे लगता है? क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? सोनाली गुस्से, दर्द, आंसू, बेइज्जती और शर्म से भर गई। वो गुस्से से कांपते हुए अपनी लाल आंखों से अनामिका की तरफ मुड़ी। उसके गाल पर अनामिका के 5 उंगलियों के दाग साफ छपे दिख रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि थप्पड़ कितना जोरदार था। लेकिन अनामिका अंडस्को उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसके हिसाब से तो उसने बस उसके गालों को सिर्फ छुआ था। सोनाली झटके से खड़ी हुई और गुस्से से चिल्लाई, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम होती कौन हो मेरे ही घर में मुझे थप्पड़ मारने वाली? वही मेरा घर? सुनकर अनामिका ने उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखा। फिर उसने अपनी सर हल्का टेढ़ा किया और वैसे ही उसे देखते हुए थोड़े सरकास्टिकली कहा, अब कीड़े मकोड़े भी हर जगह जाते हैं,
इसका मतलब ये थोड़ी है अंडस्को के हर जगह जहाँ वो जाए वो उसके बाप की जागीर हो गई। और तुम तो उन कीड़े मकोड़े से भी बदतर हो, जो दूसरे के घर को अपने बाप की जागीर समझकर भनभाना रही हो। उसकी बात सुन कुछ दूर मौजूद नौकरों को हंसी आ गई। सिया के चेहरे पर भी पहली बार एक सच्ची मुस्कुराहट आ गई। उसकी बहन सच में एकदम कमाल है, बेमिसाल है। वही अपनी तुलना कीड़े मकोड़े से करता सुन सोनाली का खून खौल गया और वो गुस्से से अनामिका का तरफ दौड़ते हुए उसे मरने आए अंडस्को। लेकिन ये क्या अंडस्को? तभी अनामिका आराम से अपनी जगह से हट गई, जिसके कारण सोनाली अपना बैलेंस खोकर सीधा मुंह के बल हाथ पैर फैलाए सीधा जमीन पर सीधा सिया के पैरों के पास गिर गई और एक बार फिर उसकी चीख निकल गई। ये सिचुएशन सच में उसके लिए उसकी जिंदगी की सबसे शर्मनाक पल था। एक नौकर ने धीरे से हंसते हुए कहा, ये तो बिल्कुल फैले हुए मेघ जैसी लग रही है। वही उसकी बात सुन उसके पीछे खड़ी एक नौकर को हंसी आ गई और सोनाली के देखने के पहले ही वो चुप गए। वही सोनाली को इस बार उसकी नाक पर जोर से चोट लगी। वो जोर जोर से रोने लगी, बहुत दर्द हो रहा था उसे। सोनाली से धीरे से रोते हुए अपना सिर उठाया और उसका चेहरा देख वही इस बार सिया कभी हंसी छूट गई। उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके रखा था, लेकिन गिरने से सोनाली की आई नाक पकौड़े की तरह फूल गई थी। अनामिका ने अफसोस से अपना सर हिलाते हुए कहा, लगता है इसकी अकल सच में घुटनों में है, या उससे भी नीचे। ओह, मैं तो भूल ही गई, ये तो कीड़े मकोड़े की प्रजाति से है, इसलिए थप्पड़ लगने के बाद भी इधर से उधर फरफराने की आदत कैसे जाएंगी? दी, थोड़ा पीछे हट जाओ, कहीं ये लाल कॉकरोच तुम्हें कट न ले। अनामिका ने सोनाली का मजाक उड़ते हुए सिया से कहा, क्योंकि सोनाली का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और रोने के कारण उसकी आंखों का काजल फैल गया था, जिससे वो बिल्कुल चुड़ैल लग रही थी। राधिका जी ने गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है, तुमसे बड़ी है वो और तुमने उसे थप्पड़ मारा, क्या तुम इतनी बदतमीज हो गई हो? अरे शांति से एक दिन गुजरने क्यों नहीं गुजरने देती तुम हमें? तो ये बड़ी बली कॉकरोच है। हम, अरे रामू काका जरा किचन से लाल हिट लेकर आना तो। यहाँ एक बड़ी कॉकरोच घर में घुस गई है और यहाँ जमीन पर फैली हुई है। अनामिका ने राधिका जी की बातों को इग्नोर करते हुए कहा। अनामिका ने सामने खड़े एक बूढ़े आदमी यानी रामू काका को आवाज दी। वही उसकी डिमांड सुन रामू काका के साथ सभी नौकर मुंह छुपाकर हंसने लगे। और क्या कहा आपने? शांति चाहिए आपको? अनामिका ने राधिका जी की तरफ मरते हुए कहा। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अंडस्को, अफसोस शांति तो अब आपके नसीब में ही नहीं है अंडस्को। राधिका जी उसकी बात सुन स्पीचलेस हो गई और बस गुस्से से उसे घूरते हुए सोनाली के पास गई। सोनाली जो अब जामन पर अपनी नाक पकड़े रोए जा रही थी, अपने लिए कॉकरोच और लाल हिट स्प्रे करने की बात सुन अविश्वास से अनामिका की तरफ देखने लगी। इस घटिया लड़की का क्या मतलब है कि वो एक कीड़ा है जो भाव बनाता है, और कीड़े में भी कॉकरोची। और क्या कहा इसने अभी कि वो उस पर लाल हिट स्प्रे करेगी? वो इंसान है, कोई जानवर नहीं। ये सब सोचकर और सुनकर सोनाली का गुस्सा सातवें आसमां पर चढ़ गया। वही राधिका जी और कमीनी बस गुस्से से अनामिका को घूरे जा रही थी। तभी एक बार फिर सोनाली गुस्से से कांपते हुए खड़ी हुए और चीखते हुए कहा, तुम घटिया लड़की, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। वो आगे बढ़ी कि तभी उसने अपने बगल में खड़ी सिया को देखा जो अपने मुंह पर हाथ रखे हंसी जा रही थी। सोनाली को और गुस्सा आया, उसने दांत पिसते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है न तुझे, रुक अंडस्को। सिया एकदम से डर गई। सोनाली ने एकदम से सिया को मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी अंडस्को किसी ने कसकर उसका हाथ पाकर लिए। वो कुछ समझ पाती कि तभी चटाक, तुम अंडस्को, चटाक चटाक अंडस्को। लगातार एक के बाद एक थप्पड़ सोनाली के चेहरे पर पड़े। हर थप्पड़ पहले से दुगना ताकत से मारा गया था। अनामिका जो अब तक भी मजाक कर रही थी, लेकिन जैसे ही सोनाली ने सिया को तकलीफ पहुंचने की कोशिश की, उसकी आंखें सख्त हो गई। वो अब लगातार सोनाली पर थप्पड़ों की बरसात कर रही थी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को भी समझने का कुछ मौका ही नहीं मिल। राधिका और कमीनी की आंखें खौफ से भर गई। सिया भी एक पल अनामिका को देखकर कांप गई। कियारा की हालत तो और खराब हो गई। वही सोनाली, उसको तो जैसे उसके सारी जिंदगी के पापों का फल एक साथ मिल रहा हो ऐसा महसूस हो रहा था। वो लगातार रोए जा रही थी। उसका पूरा गाल सुन्न पर गया था और अनामिका का थप्पड़ इतना जोर का था कि उसके सामने के 2 दांत टूट गए थे। उससे अनामिका के रूप में मौत नजर आ रही थी। वो रोते हुए अनामिका से उसे छोड़ने की भीख मांगने लगी।
वही कमीनी का भी रो रो कर बुरा हाल था, वो लगातार अनामिका को छोड़ने बोल रही थी। तब राधिका जी ने तुरंत सिया के पास आकर कहा, बेटा रोको उसे, नहीं तो कहीं ये लड़की सोनाली को मार ही न दे, प्लीज रोको उसे, ये पागल हो गई है। सिया एकदम से होश में आए और डरते हुए ही सही लेकिन हिम्मत करके अनामिका के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अनु रुक जा, वो अब बस कर। अनामिका के हाथ एकदम से रुक गए। उसने अपनी लाल आंखों से गुस्से से सोनाली को देखा, जो आधी बेहोशी की हालत में थी। उसकी हालत सड़क के भिखारी से भी गैर गुजरी हो गई थी। कामिनी तुरंत उसके पास गई और रोते हुए सोनाली को पकड़ लिया। उसका दिल दर्द से भर गया, आखिर वो सोनाली को अपना बेटी ही मानती थी और अनामिक ने उसकी ऐसे हालत कर दी थी। वो रोते हुए अनामिका से बोली, अरे तुम्हारी दुश्मनी हमसे है तो मुझसे बदला लो, मेरी बच्ची को क्यों तकलीफ पहुंचा रही हो, आखिर क्या बिगड़ा है उसने तुम्हारा, वो रोते तड़पते हुए अनामिका से सवाल कर रही थी। सोनाली की ऐसी हालत देख उसका कालेजा फट रहा था। वही अनामिका बिना किसी भाव के कमीनी की हालत देख रही थी, रोटी हुई बेवश तड़पते हुए। उसकी ऐसे हालत देख अनामिका के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसे इस हालत में देख उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो धीमे कदमों से चलते हुए सीधा कमीनी के करीब आए। उसे अपने इतने करीब देखकर कमीनी की जान हलक में अटक गई। उसे न बोलते बन रहा था न रोते। तभी अनामिका एकदम से झुकी और कामिनी के कान में कुछ कहा और पीछे हट गई। वही उसकी बात सुन कामिनी का चेहरा पीला पड़ गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वही अनामिका के चेहरे पर देखते ही देखते एक तिरछी मुस्कुराहट फैल गई। कामिनी की ये आंखें अनामिका की बात सुनकर बड़ी हो गई। उसके माथे पर ठंडे पसीने की एक बूंद छलकने लगी, होठ कांपने लगे, जैसे कोई डर अंदर ही अंदर उसे जकड़ रहा हो। तभी उसे सोनाली के कराहने की आवाज आई, जिससे वो एकदम से अपने होश में आए और तुरंत सोनाली की तरफ देखा। कामिनी के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। समझ पाना मुश्किल था कि उसके मन के क्या चल रहा है। मो एम प्लीज हेल्प मी, सोनाली से बोला भी नहीं जा रहा था। कामिनी अभी कुछ बोलती किए तभी हॉल में एक घबराए आवाज आई, सोनाली ये क्या हुआ तुम्हें। अंडस को सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर रंजीत राठौर खड़ा था, जो बिजनेस के सिलसिले से बाहर गया हुए थे और आज ही लौटे थे। उसे घर की कोई खबर नहीं थी अभी तक। वही सोनाली ने जैसे ही रंजीत की आवाज सुनी तो वो एकदम से खुश हो गई, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। अब वो और जोर जोर से रोने लगी। वही उसको ऐसे कामिनी की गोद में जामिन पर पड़ा देख एक पल के लिए रंजीत का दिल तड़प उठा। वो बिना एक पल गवाए दौड़ते हुए सोनाली के पास आए और घबराते हुए उसका गाल छूते हुए कहा, सोना ये क्या हुआ है तुम्हें। फिर उसने एकदम से कामिनी को देखते हुए कहा, तुम कुछ बोलोगे, किसने इसकी ऐसी हालत की है। उसने गुस्से से गरजते हुए कामिनी से सवाल किया। वही रंजीत के ऐसे चिल्लाने से एक पल के लिए कामिनी सहम गई। उसके शब्द जैसे गले टकाकर अटक गए थे। वही उसकी चुप्पी से रंजीत का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। उसने तुरंत सोनाली को उठाया और सोफे पर लेटाया। सामने खड़े रामू काका को आवाज लगाते हुए बोला, रामू काका जल्दी से डॉक्टर को फोन करिए। वही सिया जो अब तक निश्चिंत थी, वो डर के मारे कांप रही थी। कहने को तो रंजीत उसका बाप था, सगा बाप, लेकिन सबसे ज्यादा डर सिया को उसे ही लगता था। और डर के साथ सिया के दिल में दर्द भी हो रहा था। वो उसकी सगी औलाद थी, फिर भी रंजीत ने आज तक उससे दो मीठे बोल नहीं बोले थे। कभी स्नेह से उसका सर नहीं सहलाया था, जैसे वो सोनाली की चिंता करते थे, जबकि उन दोनों का तो कोई रिश्ता भी नहीं था। फिर भी रंजीत जी की आंखों में अपने लिए एक अनकहा नफरत और सोनाली के लिए प्यार वो बचपन से देखती आई थी। अब तो आदत सी हो गई थी उसे, इसलिए ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी उसे बहुत घबराहट हो रही थी कि कहीं उसके कारण अनामिका पर कोई मुसीबत न आ जाए। वही कियारा जो अब तक डर कर साइड में खड़ी थी, एकदम से अपने एक्सप्रेशन गिरगिट की तरह बदल लिए और तुरंत ही रंजीत जी के सामने आकर रोते हुए सोनाली को सहारा देते हुए कहा, सोनाली दी कुछ नहीं होगा, आपको अभी डॉक्टर आ रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगी। वही सोनाली जो दर्द से बेहाल थी और ठीक से बोल नहीं पा रही थी, उसने गुस्से भरी नजरों से घूरकर कियारा को देखा, जैसे कहना चाह रही हो, अच्छा अंडस को अब आ रही हो तुम। अभी जब मुझ पर थप्पड़ों की बरसात हो रही थी तो तुम डर से छुप गई थी और चुपचाप तमाशा देख रही थी। वही उसके एक्सप्रेशन देख कियारा थोड़ा सकपका गई। उसने मन ही मन सोचा, अरे अंडस को नहीं, अभी इस बेवकूफ को अपने साइड रखना बहुत जरूरी है। उसने आंखों में नकली आंसुओं लिए सोनाली की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, सॉरी दी, मैं बहुत डर गई थी।
इसलिए कुछ कर नहीं पाए और मेरी हालत देखिए, मैं कैसे आपको बचाती। वही उसकी बात सुन सोनाली ने भी सोचा कि ये कियारा की कंडीशन खुद ठीक नहीं है और वो है भी मासूम, तो उसने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए। वही रंजीत जी ने उन दोनों को बात करते देख परेशान होकर सोनाली से कहा, सोना तुम कुछ बताओ बच्चे, तुम्हारे ये हालात किसने किए हैं, तुम बस नाम बताओ, बाकी मुझ पे छोड़ दो। रंजीत जी की बात सुन सोनाली को जैसे हिम्मत आ गई। उसने मन ही मन सोचा अब इस लड़की की ये खैर नहीं। फिर एकदम से रोते हुए अपने टूटे दांत और फूले गाल को इग्नोर करते हुए बड़ी मुश्किल से अनामिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, डैड ये सब इस लड़की ने किया है, इसने मुझे बहुत मारा डैड, इसने मेरे दांत भी तोड़ दिए डैड, मुझे बहुत मारा, जबकि मैं इसे जानती भी नहीं। उसने उंगली से राजित के पीछे की तरफ इशारा किया और नफरत से अनामिका को देखने लगी। वही रंजीत ने उसकी उंगली की दिशा में देखा तो पाया एक लड़की सामने रखे सिंगल सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठी थी। जैसे सामने चल रहे सीन से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो आराम से बैठी एप्पल खा रही थी और सबको ऐसे देख रही थी जैसे कोई शो चल रहा हो सामने, कॉमेडी शो जिसमें एक नमूना किरदार ऐड हो गया हो। उसे इतने इत्मीनान से अपने घर में देख रंजीत गुस्से से अपनी जगह से खड़े हुए और उसकी तरफ बढ़ते हुए गौर से उसे देखने लगा। रंजीत ने महसूस किया कि सामने बैठी लड़की का ऑरा बिल्कुल अलग था, जो अक्सर नॉर्मल लोगों में नहीं होता। बिल्कुल बेबाक और ठंडा। आखिर ये लड़की है कौन जो उसके ही घर में बैठकर उसकी ही बेटी के चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया है। रंजीत ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर बाकी बातों को इग्नोर करते हुए उसने अनामिका से गुस्से से कहा, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मरने की अंडस्को। उसका सवाल सुन अनामिका ने आई रोल करते हुए कहा, फिर से वही सवाल। उसने एक बार सर टेढ़ा करके राधिका जी, कियारा और लास्ट में सोनाली को देखा। इन सभी ने भी उससे यही सवाल किया था और जिसका अंजाम तीनों ने अच्छे से भुगता था। एक का तो हाथ टूटा और सर फूटा हुआ था, दूसरे के दांत और मुंह फिलहाल टूटे हुए थे। अब फिर से वही सवाल उससे पूछा जा रहा था, हिम्मत कैसे हुई बाली। वही अनामिका के ऐसे घूरने से तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। कहीं न कहीं उसकी नजरों से तीनों समझ गए थे कि वो क्या सोच रही होगी। अंडस्को कुछ पूछा है मैंने अंडस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। रंजीत ने जब देखा कि सामने बैठी लड़की पर उसके बातों का क्या असर नहीं हुआ और उसने उसे इग्नोर कर दिया था तो वो गुस्से से लगभग फूट पड़े। आवाज नीचे, मिस्टर अंडस्को आवाज नीचे। अनामिका ने आराम से रंजीत की तरफ देखते हुए सर्द लहजे में कहा, वो क्या है न, मुझे ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं है, वरना फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, फिर आगे की जिम्मेदारी मैं नहीं लेती। इतना कहकर अनामिका बिल्कुल आराम से फिर से एप्पल खाने लगी। वही उसकी इतनी सर्द आवाज सुनकर एक पल के लिए रंजीत ठिठक गया। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसकी बात सुनकर उसने दांत पिसते हुए कहा, मैं फिर से पूछ रहा ही तुमने मेरी बेटी सोनाली को क्यों मारा अंडस्को। कमाल है अंडस्को, आजकल कीड़े मकोड़े का भी नामकरण हो रहा है, लेकिन मैंने तो घर में घुसे एक कॉकरोच को मारा था। ये सोनाली कौन है अंडस्को। अनामिका ने जानबूझकर कंफ्यूज होने का नाटक किया। वही सोनाली का दिमाग खराब हो गया अपने लिए। फिर से एक बार कॉकरोच सुनकर उसकी आंखों से गुस्से से आंसू बहने लगे। उसने गुस्से से कहा, मैं सोनाली हूँ अंडस्को। अनामिका ने एकदम से उसकी तरफ नजर उठाकर एक नजर उसे देखा, फिर रंजीत की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप इसकी बात कर रहे हैं। रंजीत ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, हाँ तो और किसकी करूंगा। मुझे एक बात समझ नहीं आई, एक इंसान ने एक कॉकरोच को कैसे पैदा किया है, मतलब तुम्हें इस फूले हुए कॉकरोच के नकारा बाप हो क्या। अंडस्को बकवास है, रंजीत ने चिखते हुए कहा। उसका खून उबल रहा था अब अंदर से जैसे फट पड़ेगा अभी। ये लड़की क्या बकवास कर रही है, कॉकरोच का बाप अंडस्को क्या मतलब है इसका। वो यहाँ क्या सवाल कर रहा था, वो क्या जवाब दे रही थी। अब उनका सब्र खत्म हो गया था। उन्होंने तुरंत चिल्लाते से गार्ड्स को बुलाया, जिसे तुरंत ही उनके सामने करीब 10-12 गार्ड्स उसके सामने खड़े हो गए। रंजीत ने गुस्से से उन्हें ऑर्डर देते हुए अनामिका की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा, इस लड़की को अभी के अभी घर से बाहर निकलो और कड़ी से कड़ी सजा दो, अभी इसी वक्त। लेकिन ये क्या अंडस्को, कोई भी गार्ड्स अपनी जगह से नहीं हिला और तो और सभी से अपने सर झुका लिए थे। वही सभी गार्ड्स को ऐसे खड़ा देखा रंजीत को अजीब लगा और गुस्सा भी आया। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या तुम सब कामचोर और बहरे हो गए हो, सुनाई नहीं देता है क्या, जाओ और पकड़ो उसे। लेकिन कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं। सोनाली और रंजीत दोनों चौंक गए।
ये सभी इस लड़की को कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं अंडस्को। तभी गार्ड्स का हेड सामने आया और रेस्पेक्टफुली कहा, सर वो हमारी छोटी प्रिंसेस है, हम उन्हें कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। वही छोटी प्रिंसेस सुनकर कियारा के तन बदन में आग लग गई। ये टाइटल उसका था, लेकिन अनामिका के आने के बाद उसका सब कुछ उससे छीनते जा रहा था। सोनाली की आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। छोटी प्रिंसेस यानी अनामिका यानी इस घर की असली वारिस। इतना सोचकर ही उसके होश उड़ गए। मतलब ये लड़की अनामिका है। वही रंजीत पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया और उसने इस बार सीधा कामिनी को देखा। कामिनी ने रंजीत को बताया कि वो अनामिका है। बस इतना सोचते ही रंजीत के चेहरे पर हैरानी के मिले जले भाव आ गए। उसके एक्सप्रेशन थोड़े अजीब हो गए। वही उसका रिएक्शन देख अनामिका के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। उसने अपने 2 उंगलियों से उन गार्ड्स को जाने का इशारा किया जिससे वो सभी वहां से अपना सर झुकाए तुरंत बाहर चले गए। अब अनामिका धीरे से उठी और धीरे धीरे रंजीत के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया। उसका एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया था। उसकी पत्थर जैसी सख्त आंखें सीधे रंजीत के आंखों में झांक रही थी, जैसे उनके पूरे वजूद को अपनी आंखों से तौल रही हो। उसने धीमे लेकिन ठंडी आवाज में कहा, मैंने ही मारा है तुम्हारी सो कॉल्ड कॉकरोच बेटी को, और अगर उसने या घर में किसी ने भी सियादी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वो अपना अंजाम भुगतने के लिए पहले अपने आप को तैयार कर ले। अनामिका ने सीधा अपनी तीखी नजरें सभी की तरफ करते हुए कहा, क्योंकि वो किसी के बाप की जागीर नहीं है, याद रहे अंडस्को। और मुझे अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं। वो बस बोल नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सीधा वार्निंग दे रही हो। अनामिका ने एकदम से रंजीत की आंखों में देखते हुए कहा, अभी तो बस चेहरा बिगड़ा है तुम्हारी कीड़े का। फिर थोड़ा झुकते हुए कहा, आगे कब क्या हो जाए किसे पता। अपनी बात कहकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। रंजीत चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया, जैसे उसके मुंह पर ताला लग गया हो। अनामिका ने आराम से अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाला और सिटी बजाते हुए बाहर की तरफ चल दी। वही वो सिटी की धुन इतनी क्रीपी थी कि ये एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोग सहम गए और बाहर खड़े गार्ड्स ने भी डर कर अपना सर नीचे झुका लिया। रात का वक्त। दिन में हुए ड्रामे के बाद घर का माहौल टेंशन भरा हो गया था। राघव और राजेंद्र भी घर लौट आए थे और उन्हें भी घर में हुई चीजें और अनामिका ने जो सोनाली के साथ किया, वो सब बातें पता चल चुकी थी। राघव इस बात से बहुत गुस्से में था। पहले कियारा फिर सोनाली, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनामिका चाहती क्या है अंडस्को। वही दूसरी तरफ स्टडी रूम में माहौल कुछ अलग ही था। सामने के चेयर पर विशंभर राठौर वही अपने पुराने वाले रोब के साथ बैठे थे और उनके ठीक सामने राजेंद्र राठौर बैठा था। दोनों बाप बेटे फिलहाल एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। विशंभर जी ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, आखिर ऐसे क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे, जो तुमने मुझे इस समय यहाँ बुलाया। वो अपनी बात कहकर राजेंद्र को अपनी पैनीय नजरों से देखने लगे, जैसे उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो। वही राजेंद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर बिना अपनी बात घुमाए सीधे उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे अनामिका के बारे में बात करनी है आपसे डैड। वही अपनी प्यारी पोती का नाम उसके मुंह से सुनकर विशंभर जी की भौहें आपस सिकुड़ गई और चेहरा कठोर और भाव गंभीर हो गए। उन्होंने थोड़े उखड़े हुए आवाज में कहा, तुम्हें मेरी पोती के बारे में क्या बात करनी है, या यूं कहे कि कहीं तुम उस बेगैरत लड़की के बारे में कोई सिफारिश लेकर तो नहीं आए हो। अगर ऐसे है तो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, मुझे अपनी पोती के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना है, समझे। कहकर उन्होंने गुस्से से अपना मुंह मोड़ लिया। तभी राजेंद्र जी ने जल्दी से उन्हें शांत करते हुए कहा, डैड मैं कियारा के बारे में बात नहीं करने आया हूँ। और आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो भी तो आपकी पोती। एक और लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से राजेंद्र राठौर। विशंभर जी ने गुस्से से गरजते हुए कहा, वो बेगैरत मनहूस लड़की मेरी कोई नहीं है। तुम्हें अगर उसे सर पर चढ़ाना है तो शौक से चढ़ाओ, जो तुम कर ही रहे हो। लेकिन मेरा या मेरी पत्नी का अंडस्को उससे कोई रिश्ता जोड़ने की गलती मत करना। विशंभर जी ने गुस्से में दांत पिसते हुए कहा। वो एक लफ्ज भी कियारा के बारे में नहीं सुनना चाहते थे। वही उन्हें इतना गुस्सा करता देख राजेंद्र ने जल्दी उन्हें शांत करते हुए परेशान आवाज में कहा, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कुछ, प्लीज आप शांत हो जाए। मैं वैसे भी यहाँ अनामिका के बारे में बात करने आया था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर अंडस्को गंभीर आवाज में कहा, डैड अनामिका अब तक कहाँ थी। आपने खुद कहा था कि ये वो हॉस्टल में है, लेकिन मैंने अच्छे से चेक करवाया है, वो कभी भी किसी हॉस्टल में गई ही नहीं।
और अंडस्को वो ऐसी अंडस्को मतलब अंडस्को ऐसी अंडस्को क्यों हो गई है? मुझे पूरी बात जाननी है आपसे। अनामिका कहा थी इतने दिन। उसकी ये बात सुन विशंभर जी चुप रहे और गौर से उनकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, और क्यों जानना है तुम्हें मेरी पोती के बारे में? क्योंकि मैं उसका बाप हूँ, अंडस्को हक है मेरा। राजेंद्र ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। बाप? क्या सच में तुम उसके बाप हो, या फिर ये कोई भद्दा मजाक है? विशंभर जी ने उसे देखते हुए बाप शब्द पर जोर देते हुए उसका मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। डैड अंडस्को ये क्या बोल रहे हैं अंडस्को आप अंडस्को? सच ही तो बोला है, मैंने बाप का मतलब भी जानते हो तुम कि बाप होना क्या होता है? विशंभर जी ने तंज कसते हुए कहा, जैसे उसे आईना दिखा रहे हो। वो कुछ पल रुके और उसकी आंखों में देखते हुए तंज कसते हुए कहा, अरे बाप वो होता है जिसकी छाया में बच्चे हमेशा अपने आप को सुरक्षित समझता है। वो अपने बच्चे की ढाल होता है। पता है, बाप सिर्फ वो नहीं होता जो बच्चे को जन्म देता है। जन्म तो सभी दे देते हैं, पर एक बाप बनना आसान नहीं होता। बाप वो होता है जो अपने बच्चे के हर मुसीबत, हर जख्म, हर दर्द के आगे दीवार बनकर खड़ा हो जाए, जो अपने बच्चों के जख्म देखकर खुद दर्द महसूस करे। विशंभर जी की आंखों में ये कहते वक्त एक दर्द था, लेकिन एक ठहराव भी था। उनके शब्द जैसे तलवार की तरह राजेंद्र जी के दिल को चीरते जा रहे थे, हर शब्द एकदम सटीक। अंडस्को, पर तुम अंडस्को, तुमने क्या किया? अपने ही खून को दरकिनार किया उस बेगैरत लड़की के लिए। अपनी असली बेटी की खुशियां, उसका हक, उसकी जगह सब छीनकर तुमने उस मनहूस लड़की को अपने हाथों से दे दिया। जिस राठौर परिवार में पीढ़ियों से लड़की का मुंह नहीं देखा, वहां हमारी पीढ़ियों के बाद जन्मी हमारी राजकुमारी की खुशियों का खून किया है तुमने। तुमने और तुम्हारी ये पत्नी दोनों ने अपने जिंदा रहते हुए अपनी एकलौती बेटी को अनाथ कर दिया, उसकी मासूमियत को कुचल दिया। और अब अंडस्को, तुम मुझसे ये पूछने आए हो कि ये अनामिका कहाँ थे? वाह अंडस्को, क्या बात है अंडस्को, कैसे बाप हो तुम, जिसे इतना भी होश नहीं कि उसकी बेटी कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है? वही राजनेत्र को उनकी बात सुन अलग ही बेचैनी होने लगी, जैसे कुछ तो गलत है, पर क्या? उसने राजेंद्र जी से थोड़े बेचैन आवाज में पूछा, डैड, अनामिका तो खुद चली गई थी, उसने कियारा को नुकसान। चुप रहो बेवकूफ, विशंभर जी ने गुस्से से कहा। तुम एक बाप के नाम पर कलंक हो। एंग्री, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम सबको को जब देखो कियारा 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 की रट क्यों लगाए रहते हो? अरे, हमारे खानदान की एकलौती बेटी मेरी पोती अनामिका है, वो थी और वही रहेगी। कोई सड़क छाप लड़की उसकी जगह कभी नहीं ले सकती, और इस जन्म में तो ये बात कभी नहीं बदलेगी। वही अपने लिए कलंक सुनकर राजेंद्र जैसे सुनन रह गए। ये जो तुम मेरे पास ये सवाल लेकर आए हो ना अंडस्को की अनामिका कहाँ थी? पहले अपने आप से ये सवाल करो कि ये तुम्हारे अंदर का बाप कहाँ था, जो अपनी एकलौती बेटी के बारे में भी नहीं जानता। अपनी आप से सवाल करो कि तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपनी खुद की बेटी से क्या क्या छीना है। अपनी आप से सवाल करो कि क्या तुम एक बाप कहलाने के लायक भी हो या नहीं। जब तुम्हें जवाब मिल जाए तब तुम्हें मुझसे सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जाओ यहाँ से अंडस्को। अपने पिता के एक एक शब्द सुनकर राजेंद्र की सांसें भारी हो रही थी, उसका गला जैसे सूख गया था। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसने मन ही मन खुद से एक सवाल किया कि क्या सच में वो एक बाप कहलाने के लायक है? उसकी अंतरात्मा ने बस एक जवाब दिया, अंडस्को, बिल्कुल नहीं, वो शायद एक बाप कहलाने के लायक नहीं था। विशंभर जी ने अपने अभागे बेटे को गौर से देखा और उसका चेहरा देख उनके होठों पर एक कड़वी मुस्कान फैल गए। राजेंद्र जी का मन बेचैन हो गया था। उन्हें यहाँ घुटन जैसा महसूस हो रहा था। वो बिना कुछ बोले मुड़े और धीमे कदमों से बाहर जाने लगे। वो अभी बाहर जाते कि तभी विशंभर जी की ये गहरी आवाज उनके कानों में पड़ी, अंडस्को, याद रखना, खून का रिश्ता भी तभी मायने रखता है जब दिल से निभाया जाए, वरना बाप सिर्फ नाम का रह जाता है, उद्धरण चिन्ह। और तुमने अपनी एकलौती बेटी को बहुत पहले ही खो दिया, जो शायद कभी तुम्हें वापस मिले। और याद रहे मेरी पोती अब वो मासूम अनामिका नहीं है, वो एक चलता फिरता आग है। अपनी ये मनशूस बेटी को उससे दूर ही रखना, वरना वो जो चाले चलती है न, उससे मेरी पोती का तो नहीं लेकिन उस मनहूस का जरूर बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। उम्मीद है पिछले हुए घटना तो तुमने देखी ही होगी। वही उसकी बात सुन राजेंद्र ने कुछ नहीं कहा। वो अच्छे से देख चुका था कि ये अनामिका ने क्या किया था। खैर, अभी वो अपनी ही दिल और दिमाग में उलझा हुआ था। उसने कोई जवाब नहीं दिया।
बस चुपचाप वहां से सर झुकाए बाहर निकल गया। वही दादाजी बस उसे जाते देखते रहे। अंडस्को रात के 12 बज रहे थे। राजेंद्र का मन बिल्कुल बेचैन था। उसे घर में बहुत घुटन हो रही थी। घर काटने को दौड़ रहा था। इसलिए वो पिछले 1 घंटा से बाहर गर्दन में बैठकर सामने सुने को देखते हुए गहराई से कुछ सोच रहे थे, या ये कहे कि विशंभर जी की बातें उनके दिलो दिमाग में घर कर गई थी। उसकी आंखें में एक गहरी खामोशी थी, एक अनकहा सा दर्द, एक उलझन, कुछ भूली बिसरी धुंधली यादें। अंडस्को और भी बहुत कुछ था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। अंडस्को तो उनके आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची का चेहरा आ गया। बिल्कुल नन्ही सी बच्ची उनकी गोद में थी, जिसे अभी अभी डॉक्टर ने उसे गोद में दिया था। राजेंद्र जी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही वो नन्ही सी जान उनकी गोद में आई, तो जैसे उनकी सारी घबराहट, सारी चिंता, सारी थकान अंडस्को जैसे हवा हो गई। राजेंद्र जी गौर से उस बच्ची को नम आंखों से देख रहे थे, जैसे वो कोई कीमती खजाना हो, जो वो थी भी उनकी एकलौती बेटी अंडस्को। तभी उस नन्ही सी जान से हल्के से अपनी आंखें खोली। उसकी ये गहरी नीली आंखें जो सीधे राजेंद्र जी की आंखों से टकराई। एक पल को ऐसा लगा जैसे उनकी सांसें थम गई हो। तभी उन्होंने ने ध्यान दिया कि वो नन्ही सी जान भी उनकी तरफ एकटक देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा रही है, जैसे उस बच्ची को पता हो कि वो किसके गोद में थी। और उसने हल्के से राजेंद्र की ही उंगलियों को अपनी छोटी उंगलियों से जकड़ लिया। राजेंद्र जी ने चौंक कर एक बार अपनी उंगलियों को देखा। उनके दिल में एक अलग ही सुकून, एक अलग ही गर्माहट से भर गई। अपनी गोद में समाये उस नन्ही सी गुड़िया की मासूम हरकत से वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। उन्होंने हल्के से उसके सर को प्यार से चूमते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरी नन्ही सी जान, मैं हमेशा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करूंगी, मेरी प्रिंसेस। उनकी बात सुन जैसे उस बच्ची को भी समझ आ गई हो और वो खिलखिलाने लगी। कोष्टक अंडस्को इसी के साथ राजेंद्र जी ने झट से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें हल्की लाल हो गई, सांसें तेज चलने लगी, दिल भारी सा हो गया, जैसे सीने पर किसी ने पत्थर रख दिया हो, और आंखें में हजारों जज्बात उमड़ आए। एक अजीब सा दर्द जो उनकी रगों में ही दौड़ गया। उनके जहन में विशंभर जी के कहे गए शब्द बार बार गूंज रहे थे, अंडस्को, तुम एक बाप के नाम पर कलंक हो, कलंक। राजेंद्र जी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उनका ध्यान दूर से आ रही एक कार की तरफ गया, जो मेन गेट से अंदर आ रही थी। राजेंद्र जी ने गौर से देखा तो वो अच्छे से पहचान गए कि ये कार अनामिका की है। वही अनामिका कार से बाहर निकली। वहां मौजूद गार्ड्स ने रेस्पेक्टफुली अपना सर झुका लिया। अनामिका बिना किसी के तरफ ध्यान दिए सीधे अंदर की तरफ आने लगी। उसी समय उसका फोन रिंग हुआ। उसने रुककर कॉल देखा तो डैड स्माइल नाम फ्लैश हो रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत कॉल पिक किया और कहा, आप अभी तक सोए नहीं है हूँ अंडस्को। उधर से अशोक जी थोड़ा सकपका गए, क्योंकि उनकी बेटी ने उन्हें साफ अल्टीमेटम दिया था कि वो सवेरे सो जाया करेंगे। ये उनके आराम करने का वक्त था, लेकिन अशोक जी को तो अपनी बेटी से बात करना था। उन्होंने तुरंत बात पलटते हुए कहा, तुम भी तो अभी तक जागी हुए हो प्रिंसेस। क्या आराम सिर्फ मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। अभी तो तुम्हारे घूमने फिरने और मस्ती करने के दिन है, लेकिन तुम रात रात भर काम में डूबी रहती हो। उनकी बात सुन अनामिका हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड, और बिल्कुल फिट भी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है प्रिंसेस अंडस्को? क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अशोक जी एकदम से ओफेंड हो गए। वो बड़े हेल्थ कॉन्शियस थे। अशोक जी ने तुरंत कहा, मेरे पीछे अभी भी लड़कियों की लाइन लगी रहती है, मैं इतना फिट हूँ। उन्होंने गर्व से कहा, जैसे ये कोई बहुत बड़ी गर्व की बात हो। अनामिका ने अपनी जगह रुककर हल्के से अपनी एक आईब्रो रेस किए और अशोक जी से कहा, क्या आप चाहते हैं डैड की मैं ये बात माँ को बता दूं? अशोक जी एकदम से हड़बड़ा गए और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं अंडस्को प्रिंसेस, मैं मजाक कर रहा था। तुम भी बड़ी मजाकिया होते जा रही हो, बिल्कुल मेरी तरफ। नॉटी गर्ल अंडस्को। अनामिका ने हल्के से अपना सर हिला दिया। अभी वो आगे बढ़ती कि तभी अंडस्को ठीक उसके सामने राजेंद्र जी आकर खड़े हो गए। अंडस्को टू बी कंटिन्यूड।